के चलना पड़ेगा। ये अपने को इम्पैक्ट देख करके याद रखना पड़ेगा कि कहीं गलती अपने से ये ना हो जाए। क्लास 9 में आपका जो है डिटेल्स अबाउट फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्संस पूछा जा रहा है। इसमें मेन चीज है कि कोई पार्टनरशिप डीड में कोई चेंजेस तो नहीं हुए, कोई पार्टनर्स में चेंजेस तो नहीं हुए। आप 31/3/20 की और 31/3/21 की दोनों की पार्टनरशिप डीड की कॉपी ले लें और एसएससी से एक डिक्लेरेशन ले लें। एलएलपी का केस है तो फॉर्म नंबर 4 ले लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग है क्योंकि सेक्शन 9B और 45(4) आ चुका है। अगर कोई पार्टनरशिप डीड में चेंजेस हो रहे हैं तो उसके आधार पे आपका वो टैक्स लायबिलिटी आ सकती है फर्म के ऊपर, तो उसको अपने को ध्यान रखना है। क्लास 10 नेचर ऑफ बिजनेस का है, इसमें अपने को प्रॉपर कोड ही सेलेक्ट करना है। मेन चीज वही है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे हम बात कर चुके हैं तो इस पे जरूरत नहीं है। कंपनी के केस में जो है वो कंपनी के केस में ध्यान रखना है कि बुक्स उसको रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही मेंटेन करनी है, और अगर किसी और प्लेस पे वो करता है तो उसको एक फॉर्म नंबर AOC 5 भरना पड़ेगा। अगर इस तरह की स्थिति नहीं हुई है तो आपको अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि इन्होंने बुक्स दूसरी जगह रखी हुई है और रजिस्ट्रार को इंटीमेट नहीं किया है। दूसरी चीज, अगर कंपनी बुक्स को क्लाउड पे रखती है, जैसे आजकल बहुत सारे क्लाउड के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो उसमें अपने को एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा डायरेक्टर से कि क्लाउड के जो सर्वर्स है वो लोकेटेड इन इंडिया है। ये एक रिक्वायरमेंट है कंपनी लॉ की कि क्लाउड पे अगर कंपनी मेंटेन करती है तो सर्वर्स जो है मस्ट बी लोकेटेड इन इंडिया ओनली। बुक्स जब मेंटेन होती है टैली पे, तो आपको पता है कि टैली बहुत सारे रजिस्टर्स बनाता है, बहुत सारी उसमें परचेज रजिस्टर, जनरल रजिस्टर बनाता है, वो सारी अपने को मेंशन करनी है क्योंकि जब टैली पे मेंटेन है तो ये सारी चीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन में आ गई। प्रेजेंटिव इनकम में अगर प्रेजेंटिव इनकम लागू होती है तो है, इस पे अपन को ज्यादा नहीं करना है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपको पता है, या तो मर्केंटाइल हो सकता है या कैश हो सकता है। कंपनीज के केस में ओनली एक्रूअल बेसिस ही हो सकता है, और एलएलपी के केस में कैश और एक्रूअल दोनों में से कोई एक हो सकता है। आईसीडीएस का आपको डिक्लेरेशन डिस्क्लोजर भी अपने नोट्स टू अकाउंट्स में देना है, जो भी आईसीडीएस लागू हो रहा है, और इस आईसीडीएस वाइज इफेक्ट भी जरूर देना है। ये अपने को आईसीडीएस तो फिर जिसको भी इनको फॉलो सभी को करना है, मर्केंटाइल सिस्टम वालों को। इसके लिए वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का हम डिस्क्लोज, एक तो हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि वैल्यूएशन का बेसिस होना चाहिए। दूसरा, जो सबसे ज्यादा गलती टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में मैंने देखी है वो है कि वो पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मेथड ऑफ वैल्यूएशन प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 145A। हम लिख रहे हैं नो, जबकि बुक्स मेंटेन की जा रही है एक्सक्लूसिव बेसिस पे। 145A मांगता है इंक्लूसिव बेसिस पे। तो ये अपने को ध्यान रखना है सर कि बुक्स चूंकि हम एक्सक्लूसिव पे ही मेंटेन करते हैं, जहां भी जीएसटी का अकाउंट अलग खुला हुआ है वो सब बुक्स एक्सक्लूसिव पे मेंटेन्ड है। तो ये डिटेल्स, देयर इज ए डेविएशन, आपको यस करना है, और इफेक्ट ऑन प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। अब जनरली नील आता है लेकिन निकालना पड़ेगा। स्टॉक रजिस्टर अगर मेंटेन नहीं किया हुआ है तो ये फैक्ट अपने को रिपोर्ट में देना है, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं है। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इसमें आपसे पूछा गया है डिस्क्रिप्शन, डेट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और अमाउंट एट विच एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए एसएससी फेयर मार्केट वैल्यू पे कन्वर्ट करता है तो AS2 के अकॉर्डिंग और ICDS के अकॉर्डिंग स्टॉक कैन नॉट बी कैरीड एट ए वैल्यू मोर देन कॉस्ट और नेट रिलीजेबल विच एवर इज लेस। अब एसएससी ने फेयर वैल्यू पे किया, कॉस्ट तो उसकी कम है, आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ दे भी रहे हैं क्लॉज 15 में, तो अपने को रिपोर्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा कि साहब ये स्टॉक जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू पे कैरी किया जा रहा है, जबकि स्टॉक पे कैरी करना चाहिए। सेक्शन 28 की जो अपनी इनकम है, इनकम नॉट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, इसमें मेनली जो है, एक तो आजकल फॉरेन टूर बहुत मिलता है एसएससी को टर्नओवर अचीव करने पर, तो वो एक आपका बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट है आउट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 28 क्लॉज 4 में वो टैक्सेबल है। और कोई पार्टनर्स अगर होता है तो नॉन कम्पीट फीस वगैरह है तो वो भी चार्जेबल हो गई है, तो उसका ध्यान रखना है। प्रोफॉर्मा क्रेडिट वगैरह ज्यादातर लोगों के काम नहीं आता है, लेकिन रिफंड अगर जीएसटी का आया है तो यहाँ अपने को मेंशन करना पड़ेगा रिफंड को।
एस्केलेशन क्लेम्स ज्यादातर आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके केस में काम आता है। अगर कहीं है तो अपने को मेंशन करना है कि कोई एस्केलेशन क्लेम किया है कि नहीं किया है। एनी अदर इनकम पे बड़ी क्वेरीज आती हैं क्लोज 16 में कि साहब इसमें क्या लिखना है। मेरा ओपिनियन ये है कि चूंकि बिजनेस की बुक्स ऑडिट हो रही हैं तो अपने को बिजनेस से रिलेटेड कोई इनकम है वो अपने को यहाँ करनी है रिपोर्ट, अगर कोई रह गई है। इसी तरह से कोई कैपिटल रिसिप्ट्स है। कैपिटल रिसिप्ट्स में एक इशू आएगा आपका कि मान लीजिए कैपिटल गेन है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल गेन को P&L अकाउंट में लेके चले, कैपिटल अकाउंट में लेके चले जाते हैं, तो P&L में वो क्रेडिट नहीं होता है। इसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपने इसमें यहाँ पे शो कर दिया नो और कैपिटल रिसिप्ट क्रेडिट नहीं है तो आपकी वायलेशन हो गई। तो बेटर है कैपिटल गेन को भी अपन P&L अकाउंट में ले आए और कैपिटल गेन फिर अपन बाहर वहाँ इनकम रिपोर्ट करते समय उसको अलग कर दे तो बेटर रहेगा। एक जो है सेक्शन 224(x)(v)(III) जो है उसमें आने के बाद अमेंडमेंट, सब्सिडी करीब करीब सारी तरह की सब्सिडीज टैक्सेबल हो गई है। तो सब्सिडीज दिलाने वाले आजकल बहुत लोग हैं, सब्सिडी दिला तो देते हैं लेकिन जो ऑडिटर है वो फंस जाता है और वो सब्सिडी में एसएससी यही कहता है ये तो सब्सिडी है साहब, इसमें क्या है। ऐसा कुछ नहीं है सर। सब्सिडी में आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा कि सब्सिडी जो है वो मिली है और वो टैक्सेबल ही है। अगर उसने P&L में क्रेडिट नहीं करी है तो अपने को यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरह से फॉरेक्स के गेन्स भी जो है ICDS आने के बाद से ज्यादातर गेन्स जो है वो इनकम और उसमें डालने पड़ेंगे। पहले कुछ जजमेंट्स थे, आजकल तो सब ICDS ही लगता है। तो फॉरेक्स गेन्स भी अपने को अगर वो उसने P&L में क्रेडिट नहीं किया तो अपने को क्लॉज 16 में रिपोर्ट करना है। ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, इसमें सिंपल क्वेरी है डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी कंसीडरेशन रिसीव्ड वैल्यू अडेप्ट और असेसेबल स्टाम्प वैल्यू जो भी लगी है। और एक जो इसमें नया जुड़ा है सेकंड प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 जो 20% वाली रिलैक्सेशन आई है वो इसमें नई जुड़ी है, वो अपने को देखना है। इसमें 20% वाली रिलैक्सेशन की कुछ कंडीशंस है वो जो है ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज इस क्लॉज में रिपोर्टिंग तभी करनी है जब ट्रांजैक्शन वैल्यू इज लेस देन वैल्यू अडॉप्टर स्टाम्प वैल्यू से कम है। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू ज्यादा है तो आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। एक दूसरी चीज हो सकता है एसएससी ने एक साल में जरूर 4 प्रॉपर्टी बेची हो तो प्रॉपर्टी वाइज रिपोर्टिंग करना है आपको, कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग से काम नहीं चलेगा। और अगर एसएससी ने स्टाम्प वैल्यू को कहीं डिस्प्यूट किया तो वो भी अपने को रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्लॉज 18 डेप्रिसिएशन का है, इसमें ज्यादा अपने को गलतियां नहीं होती हैं लेकिन इसमें बहुत केयरफुली करना पड़ेगा क्योंकि क्लॉज 18 की गलतियां डिपार्टमेंट आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है। तो डेप्रिसिएशन का क्लॉज ध्यान से देखना है WDV वगैरह के। और जो वहाँ अगर 115BAC अडॉप्ट किया उसकी वजह से कोई चेंज आ गया तो वो अपने को ध्यान रखना है। और किसी केस में गुडविल है, किसी एसएससी ने गुडविल पे कभी डेप्रिसिएशन लिया है तो उसमें इस साल बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं वो अपने को ध्यान रखने हैं। इसी तरह से अपना क्लॉज 32 में लॉस हो जाएगा। बिजनेस डिडक्शंस में जो भी डिडक्शंस जो ये अमाउंट डेबिटेड टू P&L और अमाउंट अलाउबल, इसमें आपको असेसिंग ऑफिसर की तरह जज करना है कि कौन सा डिडक्शन अलाउबल है कौन सा नहीं है। बोनस और कमीशन ज्यादातर केस में नहीं होता है, हालांकि इसमें पूछा यह गया है कि एम्प्लॉय को बोनस और कमीशन कोई ऐसा तो नहीं है जो उसको प्रॉफिट्स और डिविडेंड, जनरली ये डायरेक्टर्स या जो बहुत ही क्लोज लोगों के केस में क्लोज काम आएगा। इस केस में जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो उनका जो एंगेजमेंट लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, वो देखना पड़ेगा कि उसमें क्या कंडीशंस लिखी हुई है कि उसको सैलरी क्या देंगे और उसको बोनस क्या दिया गया है, उसको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने को चलना है। ये सबसे ज्यादा आपका जो डिस्प्यूटेबल पॉइंट है वो है कि PF ESI का कंट्रीब्यूशन, ये बिल्कुल फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। ऐसे ऑडिटर से पूछा जा रहा है PF ESI सम रिसीव्ड कितना, एसएससी से एम्प्लॉय से कितना लिया ओनली। इसमें गलतियां क्या हो रही है,
कई बार इसमें क्या होता है कि जो पीएफ और ईएसआई का चालान आता है वो वन चालान आता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दोनों उसमें लिखा रहता है। रिपोर्टिंग करते समय पूरा अमाउंट लिख दिया जाता है। आपको सिर्फ एम्प्लॉय का शेयर लिखना है, एम्प्लॉयर्स का शेयर इस क्लॉज में कवर नहीं होता। एम्प्लॉय का शेयर लिखना है, एक्चुअल डेट जो थी रेमिटेंस की और ड्यू डेट जो है 15 तारीख है, दोनों 15 तारीख तो फिक्स है, एक्चुअल डेट जो है वो आपको बतानी है। एनपीएस का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं बताया। फैक्चुअल रिपोर्टिंग है इसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि लोग डेट्स को भी ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि साहब इसको रिपोर्ट ही ना करें, क्योंकि इसमें सीधा डिसअलाउंस आता है, इसमें तो सीधा 143(1) में वो एस्टिमेशन आती है कि साहब आपने गलती की है। और करंट ईयर से तो अब उन्होंने उसको 43B और इसमें अमेंडमेंट भी कर दिया, तो आपको फायदा भी नहीं मिलेगा। अगर आपसे गलती हो गई, रेमिटेंस में डिले हो गया, तो ये डिसअलाउंस हो गया। इसको मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए। डिपार्टमेंट के पास वैसे भी ये इंफॉर्मेशन हो सकता है वो अंदर ही अंदर कहीं पीएफ ईएसआई वालों से ले भी ले, तो इसमें अपने को प्रिकॉशन ये रखना है कि अपने को तो एक्चुअल जो रिपोर्टिंग है वो कर देनी है। पिछले साल के जो केसेस हैं उन पे अगर किसी की क्वेरी है तो वो अपन बाद में बात कर लेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, ये सब अपने को कोई डेबिट किया है तो डिसअलाउ करना ही है क्लॉज 21A में। पर्सनल एक्सपेंडिचर का तो आप सर्टिफिकेट लेंगे। और दूसरा एक कन्वेंस एक्सपेंसेस, वाटर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इनको जरूर देखें आप। इसमें जनरली घर का बिल जो है एसएससी डाल देते हैं ला करके, यार एसएससी नहीं डालते तो कई बार उनके एम्प्लॉय भी जो है वो, क्योंकि एसएससी क्या होता है कि वो घर का बिजली का बिल जो होता है वो घर से जब ऑफिस के लिए अपने निकलता है, फैक्ट्री के लिए निकलता है, तो वो लेके आता है, एम्प्लॉय को दे देता है, इसको जमा कर देना। एम्प्लॉय उसको जमा करके अकाउंटेंट से पैसे लेके जमा कर देता है, अकाउंटेंट उसको बिजनेस में डाल देता है। इसको अपने को ध्यान रखना है। पेनल्टी और फाइन, कोई पेनल्टी ऐसी है जनरली इसमें अपने को वो पेनल्टी रिपोर्ट करनी है जो शो कॉज नोटिस से लगती है। जैसे कोई है लेट फीस वगैरह जो है वो इस पे जजमेंट्स है कि कंपनसेटरी नेचर है, तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं विद सुटेबल डिस्क्लोजर्स के हमने इसको अलाउ कर दिया है क्योंकि कंपनसेटरी है, लेकिन आप रिपोर्ट में जरूर मेंशन कर दें कि इतनी लेट फीस पे की गई थी और हमने उसको कंपनसेटरी मान के अलाउ कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन टीडीएस पे बड़ा अभी, इंटरेस्ट ऑन जीएसटी और टीडीएस पे बड़ी डिबेट चली, लेकिन अभी कुछ जजमेंट्स जो है टोटली अगेंस्ट आ गए हैं दिल्ली ट्रिब्यूनल के। उन्होंने कहा कि साहब नहीं, इंटरेस्ट जो है वो आपका डिफॉल्ट है और ये अलाउ नहीं होगा। तो इस पर एक कॉल आप, अगर इंटरेस्ट तो जनरली सभी केसेस में होगा, तो इस पर एक कॉल आप जरूर लें कि आपको क्या करना है। दिल्ली ट्रिब्यूनल के और मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट इसमें अगेंस्ट आ गया एसएससी के, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपका बहुत बड़ा डिफॉल्ट है, आपने टाइमली रेमिट नहीं किया इसलिए आपने इंटरेस्ट पे किया, तो वो उसको डिसअलाउ करने की बात करते हैं। क्लॉज 21 में जो है पेमेंट्स हिट बाय सेक्शन 40(a) वाले हैं। इसमें मेनली दो काम आएंगे आपके, एक तो कोई नॉन रेजिडेंट को पेमेंट है जो 40(a) में है, और रेजिडेंट्स को पेमेंट है जो 40(a) में है। इसमें अगर टीडीएस उसने ड्यू डेट ऑफ आईटीआर से पहले भी काट के जमा कर दिया है तो भी अपन को अलाउ कर सकते हैं। और चूंकि ऑडिट रिपोर्ट 1 महीने पहले फाइल होती है, तो अभी रिवीजन का ऑप्शन भी 31 मार्च 22 तक तो अभी है कि आपने ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर दी, उसमें आपने डिसअलाउंस कर दिया और बाद में अगर वो पेमेंट का लिया है कि हमने टीडीएस काट दिया है तो और जमा भी कर दिया है, तो अपन अलाउ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 40(a) की जो लैंग्वेज है उसको बड़ा ध्यान से देखें कि वेदर एनी पेमेंट इज चार्जेबल अंडर द एक्ट चार्जेबल होना चाहिए पेमेंट, और उस पर टीडीएस अगर कटना था और नहीं कटा तो उसको अपने को देखना है। कुछ चीजें इसमें डिस्कस कर सकते हैं, जैसे एक तो पेमेंट कैपिटलाइज कर दिया। मान लीजिए अपन ने कोई ऐसा पेमेंट किया जिसको अपन ने कैपिटल में डाल दिया, कैपिटल अकाउंट में ले लिया, तो उसको अपन ने टैक्सेस में डेबिट ही नहीं किया पीएनएल में। इस पे बहुत सारे जजमेंट्स दोनों सेक्शन में 40(a) में और AIA में भी आ गए हैं कि ये फिर आपका हिट नहीं होगा भले टीडीएस नहीं काटा। हाँ, टीडीएस नहीं काटने की जो क्लॉज 34 की जो लाइबिलिटीज है वो रहेगी, जो टीडीएस नहीं काटने के इंटरेस्ट है जो वहां डिफॉल्ट हो गए वो रहेंगे, लेकिन ये आपका यहाँ कैपिटलाइज हो गया वो बच जाएगा। इसी तरह से कोई खर्चा अगर डेबिट ही नहीं किया पीएनएल में
तो वो भी जो है आउट ऑफ इसके परव्यू से आ गया है आजकल, मान लिया गया है, कोर्ट के फैसले इसमें आ गए हैं। 40B ए जो पार्टनरशिप का बात है, इसमें बहुत क्लैरिफिकेशन ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट शैल बी ऑथोराइज्ड बाय द डीड। अब डीड में क्लॉज ही नहीं है, अभी मैं एक डीड देख रहा था, डीड में ही क्लॉज नहीं है कि पार्टनर को रेम्यूनरेशन देंगे और हम उसको अलाउ कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन वो अलाउबल नहीं है, इट मस्ट बी ऑथोराइज्ड इन द डीड। दूसरा, ये जो रेम्यूनरेशन का क्लॉज है बड़ा क्लियरली ड्राफ्ट होना चाहिए। डिपार्टमेंट तो ये कहता है कि आप उसमें लिखें कि 5,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना क्या देंगे, लेकिन चलो आप वहां पे नहीं लिखते तो आप वहां ये लिखें कि भाई 40B में जो कंप्यूटेशन दिया उसके आधार पे हम निकालेंगे रेम्यूनरेशन और वो देंगे। इस आधार को हाईकोर्ट्स ने मान लिया है कि आप ये कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने उसमें माना है, और भी दूसरे हाईकोर्ट्स ने मान लिया है कि इस तरह का क्लॉज भी अलाउ कर सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि क्लॉज प्रॉपर्ली ड्राफ्ट होना चाहिए और ये एलएलपी पे भी लगेगा। 40A3 आपका 10,000 से ऊपर का पेमेंट है। इसमें एक चीज अपन ध्यान रखने की जरूरत है कि एवरी पेमेंट, मान लीजिए एक पार्टी से 4 बिल आए, एक बिल 3,000 का था, एक बिल 7,000 का था, एक बिल 12,000 का था, एक बिल 8,000 का था। एक ही दिन में अपन ने अलग अलग बिल पे अलग अलग कैश पेमेंट कर दिया, तो जो 12,000 वाला है वो डिसअलाउंस में जाएगा, बाकी का नहीं जाएगा। इसमें एवरी एक्सपेंडिचर अपने को देखना है, तो सारा का सारा इसमें नहीं जाएगा। और इसमें दूसरी चीज एक और है कि इन्होंने इंक्वायरी को मॉडिफाई नहीं किया है क्लॉज 21D में, अभी तक भी इंक्वायरी वही चल रही है पुरानी वाली, लेकिन सेक्शन में अभी इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मोड अलाउ कर दिया है। तो अपन उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक मोड वाले पेमेंट्स को डिसअलाउ ना करके अपन बाहर डिस्क्लेमर में डिस्क्लोजर में दे सकते हैं कि हमने रूल 6ABBA और सेक्शन के अकॉर्डिंग जो पेमेंट्स थे उसको डिसअलाउ में नहीं डाला है, क्योंकि वो नहीं है। पेमेंट वाइज आपको रिपोर्टिंग करना है, एक वन जनरल हेड में आप क्लबिंग नहीं कर सकते। प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी ज्यादातर लोगों के काम में नहीं आएगा, ये भी 49 भी काम नहीं। कंटीजेंट लायबिलिटी में बड़ी गलतियां अभी हमने देखी हैं, रिपोर्ट हुई है। इसमें क्या है कि इंक्वायरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि पर्टिकुलर्स ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, तो लोगों ने रिपोर्ट कर दिया और उन्होंने उसको ऐड करके 143(1) में भेज दिया, जबकि P&L में वो डेबिट नहीं हुई है। तो P&L में अगर डेबिट नहीं है कंटीजेंट लायबिलिटी, तो इसमें रिपोर्टिंग ना करें, क्योंकि जो बैलेंस शीट के बाय वे ऑफ नोट जो कंटीजेंट लायबिलिटी है वो यहाँ रिपोर्ट नहीं करनी है। हालांकि क्वेरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिपोर्ट कर देंगे तो ऐड होके आ जाएगा, फिर अपील में जाना पड़ेगा। 40A से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर इन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 14A है। 14A का रूल काफी हद तक रिलैक्स हो गया है जब से ये अमेंडमेंट हुआ, डिविडेंड टैक्स हो गया है। लेकिन अगर आप कोई पार्टनर की बुक्स ऑडिट कर रहे हैं जो किसी पार्टनरशिप फर्म में है, तो उसमें अभी भी अगर बोरोड कैपिटल का इंटरेस्ट क्लेम किया जा रहा है, तो वो क्योंकि उसमें शेयर इनकम एग्जेम्प्ट है और रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है, तो अभी भी 14A लगेगा। इसके जजमेंट्स भी है, विष्णु अनंत महाजन का स्पेशल बेंच का जजमेंट है इसमें, उसमें क्लियर कट इन्होंने बोला है कि नहीं ये 14A लगेगा इसमें। तो इसको ध्यान रखना है अगर किसी पार्टनर की आप कर रहे हैं। अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर प्रोविजन टू सेक्शन 36(1)(3) क्लॉज 21I, ये सर कोई भी एसेट जो पुट टू यूज हो गई उसके बाद उसके पहले का जो कैपिटलाइजेशन वाला है, तो इसमें अगर है तो रखना है। अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ MSMED क्लॉज 22 में जो है, इसमें एसएससी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी MSME को उसने क्या डिफॉल्ट किए क्या नहीं किए। MSME का लॉ जो है बहुत क्लियर है कि MSME में जो एंटिटीज फॉल हो रही हैं उनको पेमेंट एक विद इन सर्टेन टाइम फ्रेम करना होता है। अगर आपने डिले किया तो आपको इंटरेस्ट देना है, और वो इंटरेस्ट इनकम टैक्स में डिसअलाउएबल है। तो इस केस में या तो एसएससी इंफॉर्मेशन दे या आप डिस्क्लोजर दे दें। यह प्रिकॉशन आप जरूर लें कि सर एसएससी ने मेरे को MSME की लिस्ट नहीं दी तो हम इंटरेस्ट को क्वांटिफाई नहीं कर पाए। एसएससी तो लिस्ट नहीं देगा, आप जरूर अपना डिस्क्लेमर जरूर डाल दें।
पेमेंट टू रिलेटिव्स में रिपोर्टिंग जो है वो सिर्फ उन रिलेटिव्स के लिए करनी है जो रिलेटिव्स आपके 48(2) में स्पेसिफाइड है। रिलेटेड पार्टी वाले, AS18 वाले या कंपनी लॉ वाले रिलेटिव का कोई यहाँ मतलब नहीं है। सिर्फ 48(2) में जो रिलेटिव्स हैं उनसे रिलेटेड है, और इनको पर्सन वाइज रिपोर्टिंग करना है, क्लबिंग नहीं करना है। वाइफ का अलग दिखाना है, सन का अलग दिखाना है, फादर का अलग दिखाना है, और हेड वाइज आपको रेंट, सैलरी हेड वाइज रिपोर्ट करना है। ये डीम्ड गेन्स है 32AC 32AD क्लॉज 24 में, ये बहुत ज्यादा काम का नहीं है। प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स क्लॉज 25, इसमें आपको असेसिंग ऑफिसर बन के डिसाइड करना है कि कौन सा अमाउंट प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स है। अगर कोई वेवर ऑफ लोन हुआ है और वो कैपिटल अकाउंट पे है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं कि वो चार्जेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई कैश क्रेडिट का लोन वेवर हुआ है या उसका इंटरेस्ट वेवर हुआ है, वो चार्जेबल टू टैक्स है, वो आपको इसमें लेना ही पड़ेगा। 43B में अपने को वही टैक्स, ड्यूटी, सेस और फीस वाली जो इंक्वायरी है उसको बाइफरकेट करना है। अमाउंट पेड टुवर्ड्स द लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर क्लॉज 26A में जाएगी, अमाउंट नॉट पेड 26AB में जाएगी। अगर एग्जिस्टिंग थी तो, और नहीं थी तो इस तरह से बाइफरकेट करके इसको करना है। इसमें भी अब तो NBFC वाला इंटरेस्ट भी ले लिया है, तो वो अपने को ध्यान रखना है। 27A पे अपन शुरू में डिस्कस कर चुके थे कि सैनवेट क्रेडिट का क्या करना है। प्रायर पीरियड का, सर प्रायर पीरियड में बहुत कंफ्यूजन है, किसी को भी लोग प्रायर पीरियड में रिपोर्ट कर देते हैं। प्रायर पीरियड का जो AS5 में डेफिनेशन दिया हुआ है कि किसको वो प्रायर पीरियड इनकम मानते हैं, किसको प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर मानते हैं, वही रिपोर्टिंग अपने को यहाँ करनी है। इसके अलावा और कोई रिपोर्टिंग यहाँ नहीं करनी है। क्लॉज 28 अब काम का नहीं रहा। क्लॉज 29 ये आपका स्टार्टअप के केस में ज्यादा काम आता है। 56(2) VIIB, इसमें जो इंक्वायरी है वो ये है कि कोई शेयर्स इशू किए थे कि नहीं किए थे। अगर किए थे तो केवल तभी आपको रिपोर्टिंग करनी है जब कंसिडरेशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एक्सीड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। फेयर मार्केट वैल्यू निकलेगी रूल 11(U)(2) से। दूसरी चीज, अगर आपने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से फेयर मार्केट वैल्यू निकाली तो मर्चेंट बैंकर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और अगर वहां रूल 11(U)(2) में जो फॉर्मूला दिया हुआ है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंप्यूटेशन चेक करनी है। आपको इतना ही करना है। इसमें आपको चार्जेबिलिटी डिसाइड नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये बताना है कि शेयर्स इशू हुए थे या नहीं हुए थे। अगर हुए थे तो जिस वैल्यू पे इशू हुए वो कंसिडरेशन जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है या नहीं है, बस। इस केस में ये इंक्वायरी बड़ी वेग है, हालांकि क्योंकि सेक्शन में ही है कि नॉन रेजिडेंट को कोई शेयर इशू किया तो चार्जेबिलिटी नहीं है, उसके बाद भी यहाँ वो पूछ रहे हैं तो अपने को देना पड़ेगा। 56(2)(9) जो है क्लॉज 29, ये इसमें कोई एडवांस फॉरफीचर हुआ है तो वो चार्जेबल है। अब इसके लिए अपन को कैसे चेक करना है, अपने को एडवांस का लेजर देखना पड़ेगा। कोई उसने एडवांस के लेजर को कैपिटल में ले लिया या कहीं वो एडवांस कम हो गया तो फॉरफीचर हो गया है, और फॉरफीचर हो गया है तो आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। लेकिन अगर एडवांस आउटस्टैंडिंग रह गया तो कोई रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है, केवल फॉरफीचर हो, वो भी कैपिटल एसेट से रिलेटेड है तो ही रिपोर्ट करना है, बाकी जो है रिपोर्ट नहीं करना है। एक्चुअल फॉरफीचर जो सेक्शन 29B, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सम ऑफ मनी, प्रॉपर्टी बिलो मार्केट वो स्टाम्प वैल्यू मिल गई तो यहाँ चार्जेबिलिटी है। इसको एक्सटेंसिवली बुक्स को देखना है। कोई असेट भी परचेज की है तो उसको देखना है कि स्टाम्प वैल्यू से नीचे तो परचेज नहीं कर लिया। अगर नीचे परचेज किया तो वो जो 9% का और 50,000 का जो बैंड दिया हुआ अगर उससे ज्यादा है तो चार्जेबिलिटी आ जाएगी। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन आया था रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के केस में क्या होगा। उस केस में जयपुर ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स हैं कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 56(2)(10), तो इसलिए उस केस में यहाँ रिपोर्टिंग नहीं करनी है। हालांकि आप डिस्क्लोजर जरूर दें अपनी रिपोर्ट में कि साहब रूरल एग्रीकल्चर लैंड था, हमने डिस्कस नहीं किया या रिपोर्ट नहीं किया है, और इस ट्रिब्यूनल के जजमेंट को हमने फॉलो किया है। बोरोवल्स ऑन इंडो आजकल होता नहीं है, क्लॉज 30 बहुत ज्यादा नहीं काम आता है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट बहुत लोगों के काम का नहीं है। थिन कैपिटलाइजेशन भी हमारे काम का नहीं है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल की रिपोर्टिंग अभी डेफर कर दी गई 31 मार्च 22 तक। उसके बाद क्या होगा, क्लॉज 31, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इसको बड़ा ध्यान से देखना है। इस पर मैं थोड़ा आपको अपन टाइम लेंगे तो 2 मिनट का। ये रिपोर्टिंग सर जो है वो बेसिकली फैक्चुअल रिपोर्टिंग है।
तो इसमें अपने को बहुत ज्यादा वो दिमाग नहीं लगाना है। पहला जो 31A है वो पूछ रहा है पर्टिकुलर्स ऑफ ईच लोन और डिपॉजिट इन एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड, जो 20,000 की लिमिट है। तो आपको बताना है कि लोन और डिपॉजिट जो है वो चेक से या बैंक ड्राफ्ट से या इलेक्ट्रिक क्लियरेंस सिस्टम से लिया गया था या अदरवाइज देन लिया गया था। रिपोर्टिंग दोनों केस में होगी। लोन 20,000 से ज्यादा का लिया, चेक से लिया, कैश में लिया और आपके इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से लिया, तो भी 31A में रिपोर्ट होगा। और अगर अदर देन लिया और अगर चेक से लिया और फिर सेकंड है चेक से लिया और बैंक ड्राफ्ट से लिया तो वो अकाउंट पे ही था या नहीं, तो भी 31A में रिपोर्टिंग होगी। अकाउंट पे ही तो हमें पता नहीं चलता है, हम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बाहर देते हैं, इंस्टीट्यूट का डिस्क्लेमर है कि चूंकि चेक का ड्राफ्ट की कॉपी एसएससी के पास नहीं है तो हम नहीं बता सकते कि चेक वो था अपने अकाउंट पे ही था या नहीं था। लेकिन चाहे चेक से लिया है, चाहे ड्राफ्ट से लिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम से लिया है, हमें यहाँ रिपोर्ट करना है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वायोलेशन होगा तो रिपोर्ट करना है, नहीं, आपने एक्सेप्ट किया रिपोर्ट करना है। सेकंड, स्पेसिफाइड सम के बारे में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका जो ट्रांजेक्शन है वो भी यहाँ रिपोर्ट हो जाएंगे। थर्ड में पूछ रहा है पर्टिकुलर्स ऑफ ईच रिसिप्ट इन एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड 269ST वाला जो है, सिंगल एक पर्सन से एक दिन में, सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में या वन इवेंट के अगेंस्ट में। अब पूछ रहा है वेयर सच रिसिप्ट इज अदरवाइज देन बाय चेक, बैंक ड्राफ्ट और क्लियरिंग सिस्टम, तो रिपोर्टिंग होगा। सेकंड में पूछ रहा है कि नॉट बीइंग अकाउंट पे चेक, चेक से तो था लेकिन अकाउंट पे ही नहीं था, तो रिपोर्टिंग होगा। थर्ड में फिर पेमेंट के बारे में पूछ रहा है और फोर्थ में भी पेमेंट के बारे में पूछ रहा है। ए बी 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 सी और बी डी चार है ये। पर्टिकुलर 31C में अगर रिपेमेंट ऑफ लोन हुआ है तो वो कैसे हुआ है, चेक से हुआ है, ड्राफ्ट से हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से हुआ है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये चेक और ड्राफ्ट क्या अकाउंट पे ही था या नहीं था। इसी तरह से लोन और डिपॉजिट के बारे में जो भी रिपेमेंट अदरवाइज देन बाय हुआ है आपके, उसके बारे में भी रिपोर्टिंग है। कुल मिला के अपने को हर लोन की एक्सेप्टेंस, हर लोन की रिपेमेंट की रिपोर्टिंग करनी है, इंक्लूडिंग विद द मोड ऑफ रिपोर्टिंग क्या है, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस और मोड ऑफ पेमेंट क्या है। दूसरी चीज, अगर कोई प्रॉपर्टी बेच दी और कैश में कलेक्शन कर ली, वो भी सर दो जगह वायलेशन है। 2 लाख से ऊपर है तो आपका 31BC में वायलेशन है और इधर भी वायलेशन है, 2ST में भी वायलेशन है। दोनों जगह रिपोर्ट होगा वो और दोनों जगह वो आपने गलत काम किया हुआ है, ये ध्यान रखना है अपने को। प्रॉपर्टी के केस में ये कंफ्यूजन है, प्रॉपर्टी में भी अब 20,000 से ऊपर होते ही मामला खतरनाक हो गया है, सारे पेमेंट चेक से होने चाहिए। एक और चीज है कि 18,000 ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग चल रहा था 1 अप्रैल 20 को। इस साल अपन ने 3,000 रुपए का जो है वो और एक्सेप्टेंस कर लिया कैश में, नहीं कर सकते, 20,000 से ऊपर जाते ही वायलेशन हो जाता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और 216ST में तो बहुत सारे इश्यूज हैं। मान लीजिए आपने ट्रैक्टर बेचा 5 लाख रुपए का, लोग क्या करते हैं 1.5 लाख करके 4 बार में, 1.5 लाख 3 बार में और बाकी बचा 50,000 चौथी बार में जमा कर लेते हैं कैश में और कहते हैं कि 2 लाख से ऊपर नहीं लिया। एक बिल के अगेंस्ट में 5 लाख का एक बिल है, आप चाहे 1 साल में उसको कैश में कलेक्शन करो, वो वायलेशन हो गया, अब आप उससे बच नहीं सकते हैं, उसको आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। एनबीएफसी के साथ, नॉन शेड्यूल बैंक के साथ जो भी ट्रांजेक्शन है वो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर लोन अकाउंट आप सेटल कर रहे हो इश्यू ऑफ शेयर से, सेल ऑफ गुड्स से, तो वो भी रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। शेयर्स इश्यूड कर रहे हैं तो भी रिपोर्ट, अभी एक क्वेरी थी रेंट पेबल के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया तो भी रिपोर्ट होगा यहाँ पे, वो तो सारे वायलेशंस ही है। इवन नॉन वायलेशंस हैव टू बी रिपोर्टेड। मोड ऑफ आपको बताना है कि कौन सी मोड से आपने पेमेंट किया है। क्लॉज 31 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस के बारे में 32 में जो लॉसेस आप ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उस सेक्शन की जो कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए। सेक्शन 72 में 8 साल है, जैसे अभी बात आ रही थी स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन की, उसमें 4 साल ही है। तो कोई शेयर का ट्रांजेक्शन स्पेकुलेटिव लॉस आप कैरी ओवर कर रहे हैं तो 4 साल से बाहर नहीं होगा, तो ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरी चीज, लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड में अगर कोई प्रोप्राइटरशिप है,
और उसमें कोई प्रोप्राइटर की डेथ हो गई तो सेक्शन 78 में जो लॉस डिटरमिन होगा वही कैरी ओवर होगा। इसी तरह से पार्टनरशिप है, उसमें कोई स्ट्रक्चर चेंज हो गया, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, तो वो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो उसका एक रेस्ट्रिक्शन है, वो ध्यान रखते हुए अपने को कैरी ओवर या रिपोर्ट करना है। तो ये अपने को सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है, सेक्शन 79 वाले जो रिस्ट्रिक्शंस है वो भी ध्यान रखने पड़ेंगे अपने को, सारे रिस्ट्रिक्शंस ध्यान रखने हैं। एक साथ जो सारे जो लोग क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं वो सब बने रहे, सारे क्वेश्चन लेंगे मनोज जी, हालांकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, इसीलिए थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, अभी ले लेंगे। यस सर, यस सर। क्लॉज 33 में अपने को सर चैप्टर 6 है कि रिडक्शन है, उसमें आपको ये देखना है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, उसको बहुत ध्यान से देखना है। इवन 80C में या ऑडिट में आपको प्रूफ लेने पड़ेंगे उससे कि वो उसने LIC वगैरह भरा है कि नहीं भरा है। टैक्स डिडक्शन वाला सब ज्यादातर लागू होता है। इसमें अपने को जो इंक्वायरी है वो ये है कि टैक्स वाज डिडक्टिबल। इसमें जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो मैं बता देता हूँ कि जैसे क्लॉज 34A में एक टेबल है, उसमें ऑडिटर से पूछा जा रहा है कि अमाउंट पेड और नेचर ऑफ अमाउंट पेड इन्वॉल्व। अब इसमें पूछते हैं कि साहब सैलरी, टोटल अमाउंट पेड और अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टिबल। तो अपने P&L में सैलरी तो आ रही है, मान लीजिए 50 लाख रुपए पेमेंट, टैक्स डिडक्टिबल ऐसे 4 केसेस में था जिनमें टोटल सैलरी मान लीजिए 20 लाख रुपए हुई, तो 50 लाख रुपए वहां पूरा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जिस पे डिडक्टिबल है वही अमाउंट देना है। फर्स्ट तो आप देंगे टोटल अमाउंट पेड, सेक्शन 192 सैलरी से कवर जितना अमाउंट पेड है वो पूरा का पूरा 50 लाख रुपए। फिर उसमें जिस पे डिडक्टिबल था वो 20 लाख रुपए, उस पर प्रॉपर काटा के नहीं काटा वो थर्ड कॉलम में। इसी तरह से रेंट में मान लीजिए एसएससी ने 3 प्रेमाइसेस रेंट पे ले रखे हैं, एक प्रेमाइसेस का रेंट 20 लाख रुपए, एक प्रेमाइसेस का रेंट 1,80,000 रुपए, एक प्रेमाइसेस का रेंट 1,20,000 रुपए। तो टोटल रेंट पेमेंट आपका 20 लाख और 23 लाख रुपए। टैक्स डिडक्टिबल ओनली 20 लाख पे था क्योंकि 1,80,000 2,40,000 से कम है, TDS नहीं काटना था, 1,20,000 2,40,000 से कम है, TDS नहीं काटना था। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है, इस रिपोर्टिंग में बहुत गलती होती है। दूसरी चीज इंटरप्ले विद क्लॉज 21B अपने को ध्यान रखना है। अगर वहां हम कह रहे हैं कि एसएससी को या टैक्स काटना था और इसने टैक्स नहीं काटा, तो क्लॉज 34 में इंटरेस्ट बताना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट उसको पे करना है। और ये बड़ा केयरफुल रिपोर्टिंग आपको करनी है इसमें, क्योंकि ये इंक्वायरी बड़ी ओनस है, ओनरस है। क्वांटिटेटिव डिटेल्स फिर वही दिक्कत आएगी, स्टॉक मेंटेन वो करता नहीं है, उससे आप डिक्लेरेशन लें कि भाई इतना स्टॉक है, इस तरह का प्रिंसिपल आइटम्स का ले लें। स्टेशनरी वाला है तो भाई पेन पेंसिल का ये है, रजिस्टर्स का ये है, इस तरह का ले लें। डीम डिविडेंड मैं पहले ही बता चुका हूं, बहुत जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर द एसएससी हैज रिसीव्ड एनी अमाउंट इन द नेचर ऑफ डीम डिविडेंड, इफ यस अमाउंट रिसीव्ड, डेट ऑफ रिसीव्ड। बहुत ध्यान से देख करके इसको आपको रिपोर्टिंग करना है, बड़े ही मतलब केयरफुली आपको इसको रिपोर्टिंग करना है। सारे इसमें आपको 26 AIS जो नई अपने आ गई, TIS, ये सारे आप चेक कीजिए कंपनी ने उसको क्या ट्रीट किया है। मान लीजिए कोई लोन दिया, कंपनी ने खुद ही उसको डिविडेंड मान के टैक्स काट लिया है, तो वो तो आ ही गया यहाँ पे आपका। इसी तरह से सारे बैंक अकाउंट स्क्रूटनाइज कीजिए, कहाँ से पेमेंट आ रही है, कंपनी से जो पेमेंट आई है वो किस बारे में है, लोन के बारे में, किस बारे में। और अगर वो कहता है जनरल कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है मेरे और कंपनी के बीच में, मैंने कोई जमीन खरीदने के लिए पैसा कंपनी ने मुझे मेरे अकाउंट में दे दिया था, तो उसका एक डिक्लेरेशन लें। और साथ में वो सर्कुलर है एक बोर्ड का, उस पर ध्यान रखें कि वो सर्कुलर की कंडीशंस को फुलफिल करता हो, तभी हम इसको छोड़ेंगे, नहीं तो हम तो रिपोर्ट कर दें, बाकी बाद में देखा जाएगा क्या होगा। डीम डिविडेंड का कैलकुलेशन बहुत लंबा है। कॉस्ट ऑडिट, एक्साइज ऑडिट और आपका सर्विस टैक्स ऑडिट, अगर कोई हुआ है तो उसकी कॉपी लेकर के उसमें कोई नेगेटिव रिमार्क है तो अपने को रिपोर्ट करना है। रेशोज बड़े ध्यान से निकालने हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, स्टॉक इन ट्रेड, मटेरियल कंज्यूम, ये 4 रेशोज आपको देने हैं। और जहाँ ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट नहीं हो सकता वहां आप दे देंगे कि नहीं हो सकता है। जैसे हॉस्पिटल के केस में हमने पहले डिस्कस किया। कोई डिमांड है अदर देन इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, क्लॉज 41 में एसएससी बोलता है कोई डिमांड नहीं रेज हुई है, आप कुछ मत कीजिए, आप उसकी सारी बैंक अकाउंट्स को एग्जामिन कीजिए, और नहीं तो उसको बताइए कि भाई इसमें प्रॉब्लम आएगी किसी को, तो वो बता देगा आशा वो पर्सनल अकाउंट में मेरे को रिफंड आया था, तो वो ध्यान रखना अपने को। और क्लॉज 61A, ये जो आपका क्लॉज 42 है, जिन भी एसएससी को ये फॉर्म फाइल करने हैं SFT वाले, उनके लिए ज्यादा काम का है, ये अपने को देखना है।
कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग अपने काम का नहीं है। क्लॉज 44 जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स है, ये अपने काम का नहीं है। कॉमन एरर्स इन रिपोर्टिंग की बहुत तेजी से बात कर लेते हैं। एक तो इंस्टीट्यूट का ये बार बार आपको कहा जा रहा है कि आप स्कोप पैरा जो ऐसे 700 में दिया हुआ है, स्कोप क्या है वो आप डिस्क्लोज कोई नहीं कर रहा है। फॉर्म 3CB में उसको करना है। और फॉर्म 3CD जो मैंने बता दिया, बाहर आपको बहुत सारे ड्रॉप डाउन बटन दिए गए, वो ध्यान से अपने को भरने हैं। और ये क्लॉज 4, 8, 11 ये अपन डिस्कस कर चुके, क्लॉज 14 अपन डिस्कस कर चुके, 16E, 17, 20B, 21B। हाँ, 21B में क्या हो रहा है कि जो अमाउंट्स एसएससी ने डिडक्शन ही क्लेम नहीं किया उसको भी हम कह रहे हैं कि टैक्स डिडक्टिबल था। 21B में नहीं जाएगी वो रिपोर्ट जब उसने डिडक्शन ही क्लेम नहीं किया। अब तो इसमें जजमेंट्स भी है कि जब डिडक्शन ही क्लेम नहीं किया तो डिसअलाउंस भी नहीं होगा, लेकिन क्लॉज 34 में आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जरूर देंगे। क्लास 22, 23 हम डिस्कस कर चुके, क्लास 31 हमने डिस्कस कर लिया। सर आपके शेड्यूल टाइम पे मैंने खत्म कर दिया है। आपका आपका हमेशा प्रोग्राम शेड्यूल टाइम पे होता है सर, कभी कोई ऊपर नीचे उसमें तो हुआ ही नहीं सर, कोई चांस है ही नहीं उसके अंदर। और जो भी आप एक्स्ट्रा ले होगा सबके भले के लिए होगा सर वो। अब सर मैं क्वेश्चन लेता हूँ सर, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है सर, एक एक करके मैं क्वेश्चन लेता हूँ मैं। एक सेकंड रुकिए सर, पहले मैं सबको समराइज कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए आप। जस्ट 1 मिनट सर। एसएन शर्मा जी बोल रहे हैं नाइस प्रेजेंटेशन। सर सर का प्रेजेंटेशन तो हमेशा बहुत नाइस रहता है सर, जितनी तैयारी ये करते हैं उतनी तैयारी का शायद कोई सोच भी नहीं पाए सर। और आप ये देखो, इनको कभी बोल दो सर आप 2 घंटे पहले बोलो, 2 घंटे पहले भी इनका पीपीटी बिल्कुल रेडी रहता है एकदम। थैंक यू वेरी मच सर। और अभिषेक जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी अपना। रवि जी आपका क्वेश्चन भी ले रहा हूं मैं, आपका क्वेश्चन भी ले रहा हूँ रवि जी। रवि पवार जी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना आपने? यस सर। सर मैं 1 बाय 1 ले रहा हूँ। आप अभिषेक जी, अभिषेक जी आप हो क्या? नहीं है तो सर ही। अभिषेक जी चलिए सर, 1 बाय 1 करके ले रहा हूँ, जिसका भी क्वेश्चन हो आप एक बार ले लेना सर अपने हिसाब से आप इसको। ठीक है, ठीक है। विमल जी पूछ रहे हैं, इन केस ऑफ अ सैलरीड क्लाइंट who did intraday shares transactions speculation, he has no other business income tax except intraday. His profit comes to say 15 lakh. He crossed to client, he crossed to the ceiling of 5 crore of tax audit 44 AB. My question about his audited financial presentation: would I be signing off his balance sheet with only one item in asset liability, balance with broker ledger as per asset and capital, which is again balancing figure? सर एक तो सीलिंग इस साल 5 करोड़ नहीं 10 करोड़ है, पहला तो ये ध्यान रखें। ठीक है सर। और दूसरा, आप बैलेंस शीट में क्यों, आप कैपिटल अकाउंट आ जाएगा आपका, सैलरी भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी आपकी, तो बैलेंस शीट में सारी चीज आ जाएगी, बैंक अकाउंट आ जाएंगे, कैश इन हैंड आ जाएगा, सब आएगा। और कोई असेट्स अगर है उसके पास तो आप दिखाइए उसको ओपनिंग कैपिटल लेकर के। विमल जी अनम्यूट करिए एक बार, विमल सर, विमल जी अनम्यूट अनम्यूट। हाँ विमल जी बोलिए। Am I audible, sir? यस सर, यस हाँ, सर। या तो पर्सनल बैलेंस शीट तो मैं कैसे वहां साइन ऑफ कर सकता हूं, क्योंकि बिजनेस रिलेवेंट ट्रांजैक्शन ही मैंने ऑडिट किए हैं। So thinking that I'll be signing only the business balance sheet, and in business balance sheet we'll hardly have one business, so one transaction, that is the balance, because he has done only intraday speculation business. So मेरे हिसाब से मैं बैलेंस शीट में अगर फिर आप पर्सनल पर्सनल बैलेंस शीट जो बनाएंगे ना उसको आपको यहाँ पे रेफरेंस लाना पड़ेगा अपनी बैलेंस शीट में। ये सर पर्सनल बैलेंस शीट लोग कहते हैं मेरे पर्सनल में पड़ा हुआ है, लेकिन पर्सनल को लिंक करना पड़ता है, नहीं तो आपको अगर कभी कोई जांच आएगी तो दिक्कत आएगी, फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ वो आपको पीछे बिजनेस में वर्किंग बना के रख लूं। नहीं, पीछे नहीं, आपकी जो बिजनेस की पर्सनल बैलेंस शीट में फिर वो बिजनेस का जो क्रॉस रेफरेंस आएगा वो पर्सनल बैलेंस शीट भी अभी फाइनल करनी पड़ेगी आपको, बाद में नहीं होगी वो। आप चाहे तो पर्सनल अलग कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है कोई, लेकिन उसको आपको अभी लिंक करना पड़ेगा सारे डेटा।
That ठीक है will सर। go as a part of ITR items, right sir? मतलब वो अमाउंट आ जाए, क्रॉस एंट्रीज जो आएंगी वो आ जाएंगी बस। बाकी पर्सनल जो आपका वहाँ पर्सनल बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा, पर्सनल कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे, उसमें पर्सनल बैलेंस शीट की कैपिटल आएगी, और पर्सनल बैलेंस शीट में जो प्रोप्राइटरशिप की कैपिटल है वो असेट में आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू, पर्सनल Okay. पर्सनल पर्सनल बैलेंस शीट आप अभी फाइनल कर लें। ठीक। सर Okay, सर रास्ते में होके सुन रहे हैं सर, बड़ा हाँ रास्ते में को सुन रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। वी फील प्लेजर सर, आप लोग इतना सुनते हैं। ये अनिल भाई, अनिल मेला जी, अनिल भाई कुछ पूछना है? नहीं सर, नहीं पूछना कुछ भी। अच्छा नहीं पूछना, ठीक है चलिए ठीक। अमित जैन जी आपका क्वेश्चन भी ले रहा हूं मैं एक बार, आप लोग बने रहिए बस, क्वेश्चन हम एक भी नहीं छोड़ेंगे। सर अगला क्वेश्चन सपना माहेश्वरी जी का है। आई एम कंफ्यूज्ड, माय क्लाइंट रिसीव्ड 142 नोटिस, ही इज हैविंग शेयर इनकम and shows share on cost basis in balance sheet instead of market value. Will you please tell me at which cost we should show shares in balance sheet? आप बिजनेस के तौर पे दिखा रहे हैं या कैपिटल के तौर पे दिखा रहे हैं? अब सर ये तो सपना जी आप हैं क्या, अगर है तो हैंड रेज करें। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो भी ऑन रखें और सामने, हाँ सपना जी अनम्यूट करें प्लीज, सपना जी अनम्यूट करें। हेलो हाँ सपना जी, हाँ जी। सर, ये बैलेंस शीट में है, मींस पर्सनल बैलेंस शीट में है, बिजनेस इनकम नहीं है। तो फिर आप कॉस्ट पे कैरी कीजिए। कॉस्ट पे। हाँ मनोज सर, इसमें एक ऐसा सपना जी ऐड ऐसा है कि आप ICDS जरूर देखें, वहाँ पे क्या अपना जो मार्केट टू मार्क वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि सिक्योरिटीज पे, स्टॉक पे, शेयर्स के जो ट्रांजैक्शन है उन पे लगता है, उसमें अब क्या है आपको फेयर वैल्यू पे कंसिडर करना पड़ेगा। वही सर, यही कंफ्यूजन है, आईसीडीएस के हिसाब से तो फेयर वैल्यू पे होना चाहिए। बिल्कुल करना पड़ेगा सर, आपका अगर ICDS एप्लीकेबल है तो। SEC बिजनेस कर रहा है क्या? बिजनेस में भी है सर। बिजनेस में है तो ICDS भी देखना पड़ेगा। वैसे मेरे ख्याल से आपका कॉस्ट पे कैरी कर सकते हैं, लेकिन एक बार ICDS एड देखना पड़ेगा आपको। हाँ। ओके सर। ठीक है मैडम, थैंक यू। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं सर मैं, सपना जी के बाद है अभिनव सरकाई। सर 10B और 29B नोट अपलोडिंग। सर ये तो इंफोसिस से बात करो सर। चलो सर। विशाल सक्सेना जी पूछ रहे हैं, इफ लॉस कम फ्रॉम इंट्राडे ट्रांजैक्शंस, स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शंस एंड टोटल इनकम एक्सीड 2,50,000, देन वेदर टैक्स ऑडिट मैंडेटरी और नॉट? कर दो सर, कर दो, बढ़िया रहेगा। टर्नओवर कितना है? विशाल सक्सेना जी अगर हैं तो एक बार आप हैंड रेज करें। विशाल जी, विशाल जी नहीं है, ये फिर नहीं है तो फिर क्या क्या करेंगे, फिर तो नहीं है तो कोई बात नहीं, जाने दो सर। अनुभव सर कुछ बात करेंगे? अभिनव सर, सर अनम्यूट करें, आपके 2-3 क्वेश्चन थे, एक बार सब सारे आप ले लो एक बार में। जी सर। यस सर। सर एक मेरा क्वेश्चन ये था कि एक एसएससी ने एग्रीकल्चर लैंड नगर पालिका को दे दी बिल्डिंग बनाने के लिए, वो गिफ्ट कर दी सर, अब उसको ऑडिट रिपोर्ट में कहाँ दिखा सकते हैं सर? गिफ्ट कर दी तो आपको क्या दिक्कत है? गिफ्ट मिली थोड़ी, आपने तो की है। हाँ की है, इसीलिए पूछ रहा हूँ सर। नहीं कुछ नहीं, आपको ऑडिट रिपोर्ट में कहीं नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है सर। एक इशू छोटा सा ये था सर कि ज्यादातर बिजनेसमैन जो अपने कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, हाँ उसमें पर्सनल इनकम जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आ गया या कुछ और इनकम आ गई, तो वो उसको उसमें कैपिटल अकाउंट में पार्क कर देते हैं। अब उसको क्या करते हैं सर, हम 3CD में अदर इनकम में डाल देते हैं। तो इस बार काफी सारे नोटिस आए 143(1)A में कि आपने 3CD में इस तरह की इनकम दिखा रखी है, और वो कंपोजिशन में हमने डिस्क्लोज कर रखी है अलग से। वो सर, वो 3CD से आपके उठा रहे हैं रिपोर्टिंग से, और वहां तो उनको वो मिल रही है कि वो नहीं है। तो बेटर है कि या तो आप इसको बाहर डिस्क्लेमर में डाल दें कि इस इनकम को अदरवाइज उसने रिपोर्ट कर दिया है, इसलिए हमने क्लॉज 16 में इसको नहीं इंक्लूड किया। और अगर क्लॉज 16 में अगर आप फिर भी करना चाहते तो फिर उसको P&L में ही क्रेडिट करवा दें। अच्छा सर, इसमें ये नहीं कर सकते कि 3CD में अदर इनकम में उसको डाले ही नहीं? हाँ तो फिर डाले नहीं तो फिर आप या तो बाहर डिस्क्लेमर दे दें अगर वो कैपिटल अकाउंट में रखता है तो,
और नहीं तो पीएनएल में क्रेडिट करवा दे तो समस्या ही खत्म हो जाएगी आपकी। अब सर एक छोटा सा इशू है जो हो सकता है आपने पहले भी ले लिया हो। ये जो सर 44 ABA प्रोविजो और 44 ABA पैरा 8 हाँ। जो 3CD का है, हाँ इसमें सर क्या डिफरेंस है एक्चुअली? सर 44 AB का जो ए का प्रोविजो है वो लिमिट बता रहा है आपकी। अगर 5% की आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो लिमिट 10 करोड़ हो गई, और नहीं तो 1 करोड़ है। तो अगर आपका एसएससी 5% की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसकी लिमिट 1 करोड़ हो गई, तो ऑडिट आपकी ABA में ही होगी सर, प्रोविजो में नहीं होगी। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ पीयूष जी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर एक्चुअली क्या है, गुड सेल किए थे, अब जो कॉरेस्पॉन्डिंग डेटर्स है वो पेमेंट नहीं किया उसने, तो MSME एक्ट में केस कर दिया। अब केस करने के बाद जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो डेबिट करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी क्रिएट करे, पहला पॉइंट। क्या ऐसा कर सकते हैं, या फिर हमें कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं करना? नहीं, अपन ने पेमेंट नहीं किया या सामने ले रही है? सामने वाले डेटर ने पेमेंट नहीं किया, हमको पैसा मिलना था तो कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका इंटरेस्ट लगा दिया हमने अपनी बुक्स में कि जी इतना अच्छा। पैसा मिल रहा है, ये ब्याज है इसका। हाँ अब मिला तो है नहीं, जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी थी, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग कंटीजेंट एसेट है ये। अब कंटीजेंट एसेट मानूं इसको या कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लूं इसको कहीं? सर, कंटिजेंट एसेट्स कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। तो इसको फाइनेंस कोई ट्रीटमेंट नहीं करना ना इसका फिर? नहीं, आपने इंटरेस्ट लगा दिया तो आप इसको बुक्स में लेके क्यों आ रहे हो? जब इंटरेस्ट मिले जब बुक्स में लो। नहीं सर, एक्चुअली उसमें क्या है, MSME कोर्ट ने लास्ट टाइम हमसे पूछा था कि भैया कितना पैसा ड्यू है आपका, तो हमने एग्रीगेट फिगर बताया उनको। अब उन्होंने बोला कि इसमें आपने ब्याज जोड़ दिया, इसका नॉर्म प्रिंसिपल अमाउंट बताओ और ब्याज बताओ अलग अलग। अब वो तो मैनुअल कैलकुलेशन थी, छोटी सी हमने कर ली। अब ये हो गया 1.5 साल का टाइम पीरियड। लास्ट ईयर दिखाया नहीं था, अभी लास्ट ईयर गलती की है नहीं की वो हमें पता ही नहीं। इस साल हम सोच रहे हैं उसको अकाउंट फॉर करेंगे नहीं करें इंटरेस्ट को, और कॉरेस्पॉन्डिंगली उसको लायबिलिटी भी शो कर दें, तो पहले अकाउंट फॉर तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका भी राइट ही एस्टेब्लिश नहीं हुआ ना, तो इनकम AS में भी आपका राइट एस्टेब्लिश नहीं हुआ, अकाउंट फॉर तो होगा ही नहीं। तो इसका ट्रीटमेंट बुक्स में नहीं आप नोट्स टू अकाउंट्स में लिख दो कि ये चार्जेबल, ये उसके नोट्स टू अकाउंट में भले कंप्यूटेशन भी बना लो आप, ताकि कोई MSME वाले आपको कहें तो आप ये कह सकते हो AS में कंटिजेंट एसेट है, हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते बुक्स में। तो आप इसको ना रिकॉग्नाइज करो ना P&L में एक्रूअल बेसिस पे टैक्सिंग करो, कल को आएगा ही नहीं तो क्या कर लेंगे? नहीं सर, P&L का ट्रीटमेंट नहीं, मैं इसको P&L अफेक्ट नहीं कर रहा, बैलेंस शीट में ही उस पार्टी का नाम और इंटरेस्ट के नाम से एक अकाउंट बना दिया। नहीं, आप उसको नोट्स में डालो अलग से कि ये रिसीवेबल है, अगर MSME कोर्ट मान जाती है तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ रवि जी सर अनम्यूट करें, अनम्यूट। उसके बाद अमित जी आप रेडी रहे? हेलो। हाँ जी रवि जी। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। ये क्लोज 23 के अंदर अपन दिखाते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट मेड टू पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 40A(2)(b)। हाँ बोलिए। इसमें इनको पेमेंट दिखाना है या जो सिस्टर कंसर्न से परचेज भी करते हैं तो टोटल अमाउंट परचेज का दिखाना है, जो सिस्टर कंसर्न को पेमेंट किया वो दिखाना है? परचेज भी दिखाना है सर। टोटल अमाउंट दिखाना है क्या परचेज का? हाँ टोटल अमाउंट, क्योंकि वो तो आपने डेबिट कर दिया ना, अल्टीमेटली आपने डिडक्शन तो क्लेम कर लिया आज ही। नहीं, मैंने देखा पेमेंट का, तो पेमेंट कितना किया वो दिखाना है। नहीं, पेमेंट से वो आप उसको उसमें मत जाओ कि इतना, मान लो 50 लाख की परचेज करी और 30 लाख की पेमेंट किया था, आप सोच रहे 30 लाख दिखाना है। हाँ नहीं, आपने 50 लाख देना है ना, आपने एडमिट कर ली लायबिलिटी, देना ही है ना अल्टीमेटली। एक्रूअल बेसिस है तो आपको 50 लाख पूरा दिखाना है। ओके ठीक है साहब, थैंक यू। अमित जैन जी। अमित जी आपके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जाहिर लेआउट ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो सर, जब तक मैं आगे लेता हूँ। शुगन जी पूछ रहे, शुगन जी का तो हो गया। अच्छा, शुगन जी ने लिखा है, शगुन गोयल ने, कि 10B and 29B आर इजीली अपलोडिंग इफ अपलोडिंग डायरेक्टली फ्रॉम इनकम टैक्स पोर्टल। एक जवाब आ गया सर किसी का ये। चलो ये तो बढ़िया है। हाँ, रश्मि माहेश्वरी जी पूछ रही हैं, सर इन केस ऑफ अ कंपनी ऑप्शन टू फाइल ITR 6 इज नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड, व्हाट टू डू? पैन कार्ड में तो कोई गलती नहीं हो गई। क्यों सर, अभिषेक जी सही है ना? सी आया नहीं होगा वहां पे। क्या क्वेश्चन आ गया? इन केस ऑफ अ कंपनी ऑप्शन टू फाइल ITR 6 इज नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड, व्हाट टू डू? कहीं कुछ गलती से कुछ सेलेक्ट तो नहीं कर लिया, वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पैन नंबर पे चेक कर ले कहीं। पैन सर अभी इन्फोसिस की जब बात चल रही है, पता नहीं वहां भी दिक्कत हो। अभी जस्ट एक हम बोल सकते हैं, इन्फोसिस एम्प्लॉय, सर वी वांट ए लीव फॉर 1 डे। यस। इन्फोसिस वाले बोलते हैं भाई क्यों चाहिए भैया? आप एम्प्लॉय सर आवर
has asked us to e-verify our return by ourselves. ourselves. OTP जा नहीं रहा. सर आगे कंटिन्यू करिए सर फास्ट. यस सर. अमित नौलखा जी पूछ रहे हैं इस शेड्यूल, मेरे ख्याल से तो हो ही है ना, इस शेड्यूल एल मैंडेटरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड हैविंग नो असेट. सर प्राइवेट लिमिटेड में एल आएगी, रीजन क्या है? वो शायद मेरे ख्याल से इंडिविजुअल में ही ओपन होता है जब 50 लाख से ऊपर हो. प्राइवेट लिमिटेड में तो बैलेंस शीट P&L सब जाता है, तो उसमें ऑलरेडी कवर्ड है. यस. सुमित जी पूछ रहे हैं जीएसटी नोट पेड बिफोर ड्यू डेट, वेदर टू मेंशन आईटीआर, वेयर टू मेंशन आईटीआर. क्लॉज 26. क्लोज 26 3CD में आएगा तो. नहीं सर, ये आईटीआर में डिसअलाउंस में जाएगा. आईटीआर में डिसअलाउंस. हाँ. आईटीआर में रिपोर्ट करना है तो डिसअलाउंस में 3CD में क्लॉज 26 में. यस सर. रश्मि माहेश्वर जी पूछ रही है इन केस ऑफ अ कंपनी ऑप्शन टू फाइल आईटीआर 6 बाइट, नहीं तो हो ही गया, तो मेरे ख्याल से हो ही गया ना. ये तो हो गया. एक और क्वेश्चन पूछ रही है रेजिडेंस असेसी इज रिसीविंग फॉरेक्स फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी, वेदर एनी आरबीआई कंप्लेंट्स आर अट्रैक्टेड. रिसीव कर रहे हैं ना. हाँ सर रिसीव पे बैंक मांग सकता है कि भैया सोर्स क्या है, कि क्योंकि बाहर से कोई 2 नंबर की इनकम तो नहीं आ रही, तो बैंक आपसे कंप्लायंस जरूर मांगेगा और आरबीआई की कंप्लायंस रहेगी. यस. गरिमा तातेड़ पूछ रही हैं बिजनेस कमेंस्ड दिस ईयर, नो रेवेन्यू ओनली लॉस सिंस एक्सपेंस इनकम ऑफ रुपीज 1.25 करोड़, शैल इट बी लायबल टू ऑडिट, नो अदर इनकम ऑफ असेसी. नहीं है. लॉस पे कोई ऑडिट का कोई प्रोविजन नहीं है. लेकिन रिटर्न आप 31/12 से पहले भर दें. हाँ वो तो ही कैरी फॉरवर्ड होगा. कैरी फॉरवर्ड भी होगा, नोटिस भी तैयार रहो उसके लिए. यस. जितेंद्र जेमन जी पूछ रहे हैं if you want to file return in 44 AD, what will treatment of F&O transaction? F&O पे आप 44 AD का अगर वो, लेकिन वो 6% वाला जो है वो मिलेगा नहीं, क्योंकि F&O में गेन ज्यादा होता है. 6% से बात बनेगी नहीं, एक्चुअल गेन दिखाना पड़ेगा आपको. सर लॉस भी होता है, और क्योंकि होता है तो वो 6% में जाओगे तो दिक्कत. मेरे मोस्टली सब लॉस है, क्योंकि हर कोई हर्षद मेहता है नहीं. सब F&O में लॉस है, तो वो लॉस आपको क्लेम करना है तो प्रॉपरली मेरे ख्याल से वैसे ही जाना पड़ेगा 44 AD. और सर ने जैसे मनोज सर ने कहा कि अगर गेन ज्यादा है तो विच एवर इज हायर अपन को लेना पड़ेगा. वो आप सुनील जी एक बार वीडियो पे ऑन कर ले, अच्छा लगेगा. सर अभी मैं रास्ते में हूँ, एक्चुअली ऑन ड्राइव हूँ, तो यस सर बताइए. तो सर एक क्वेश्चन था कि अगर इंट्राडे में डेरिवेटिव में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो सर वो स्पेकुलेशन जाएगा, नॉन स्पेकुलेशन? और डेरिवेटिव तो आपका नॉर्मल बिजनेस. इंट्राडे डेरिवेटिव हो नहीं सकता सर. नहीं हो सकता है ना. क्यों नहीं हो सकता? F&O में अभी खरीदा अभी बेच दिया. हाँ. नहीं F&O की बात नहीं कर रहा मैं, इंट्राडे नॉर्मल शेयरिंग की बात, मतलब शेयर की बात कर रहा हूँ. F&O आ गए तो फिर वो मतलब एक तरीके से फ्यूचर में ऑप्शन है. नहीं वो सर क्या है, डेरिवेटिव को इंट्राडे से सुबह लिया शाम को बेच दिया तो राइट इंट्राडे बोल. हाँ, वो बिजनेस ही है सर, भले आप इंट्राडे करो चाहे उसको आगे कैरी करो. तो सर स्पेकुलेशन में कौन सा रहेगा? कैन यू प्लीज मतलब ओनली शेयर ट्रांजैक्शंस जो आप कैश मार्केट इक्विटी, कैश मार्केट वाले ट्रांजैक्शन. कैश मार्केट में. ओके ठीक है सर, थैंक यू. सर. यस सर. अभिनव सर. सर एक MSME बोर्ड ने ऑर्डर कर दिया इंटरेस्ट देने के लिए, और उसमें वो 1.5 साल का इंटरेस्ट है, तो उसमें एक तो TDS की रहेगा ऑप्शन अवेलेबल, और दूसरा ये कि उसमें प्रायर पीरियड आइटम भी दिखाना पड़ेगा. नहीं ये आपका अभी जब आया जब वो प्रायर पीरियड नहीं है. जब आया तभी उसको P&L में डाल सकते हैं. बिल्कुल सर बिल्कुल, क्योंकि आपका राइट ही एक्रू नहीं हुआ सर. प्रायर पीरियड का मतलब है कोई चीज हो गई थी और अपन पिछली साल बुक्स फाइनल करते समय चूक गए उसको लेने से. जी सर वैसे भी क्या P&L में डालो मत डालो, न तो अलाउंस मिलने वाला उसका. आप डाल सकते हो अगर कंपनी सेट की है तो उसमें डाल सकते हो, बट उसका अलाउंस नहीं मिलेगा ना. TDS इनकम हुई है. अच्छा इनकम हुई है क्या? इनकम नहीं हुई सर, तो इनकम नहीं है सर, पेमेंट है. हमारे अगेंस्ट में वो ऑर्डर हुआ है सर. तो वैसे भी डिसअलाउबल होगा, लेकिन प्रायर पीरियड फिर भी नहीं है, डिसअलाउबल हो जाएगा. और TDS काट के देंगे सर इंटरेस्ट? मेरा व्यू ये है कि TDS नहीं कटेगा उसमें. TDS नहीं, वैसे इंटरेस्ट वो वाला नहीं है. हाँ वो वाला इंटरेस्ट नहीं है. ओके सर. क्योंकि सर ये अभी बिल्डर्स के केस में ये फैसला हुआ था कि वो जो कंपेंसेशन देते हैं, मान लीजिए वो कहते हैं 6 महीने में फ्लैट बनाऊंगा, नहीं बना पाता और बाद में वो इंटरेस्ट देता है, तो वो उसके भी ऊपर ही आया कि वो TDS के लिए लायबल नहीं, क्योंकि ये कंपेंसेटरी इंटरेस्ट है, नॉट इंटरेस्ट एज पर
वो डेटर क्रेडिटर वाला संबंध नहीं है। लेकिन सर अभी ये कर दिया ना कि एमएसएमई में आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा खुद को ही। सर वो आपने आज नहीं किया सर, वो बहुत जब पहले एक्ट से आया कर था दिया ना सर। तब से ही प्रोविजन है। मैं वही कह रहा हूँ सर, इंटरेस्ट का जब प्रोविजन बना रहे हैं तो वो तो अलाउड होगा ना सर एक्सपेंडिचर में। नहीं सर, कुछ भी अलाउड नहीं होगा इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट डिसअलाउबल है सर, पेड MSM किया या प्रोवाइडेड है। MSMED Act Section 23 it says हाँ। Section 15 to 22 what anything contained in any act, कुछ भी किसी भी एक्ट में कुछ भी कहो, कुछ कहीं कुछ अलाउ नहीं होगा। ओके, अलाउ नहीं होगा सर। थैंक यू सर। लेकिन पिछले साल प्रोविजन नहीं किया था, तो आपने कोई पिछले साल ऑडिट की हुई है तो वो नोट लगा देना कि हमको पिछले साल इन्फॉर्म नहीं किया था और अब पता लगा तो आ गया यार। 10,000 की पेनल्टी भी है सर प्रोविजन नहीं करने की MSMED Act में। हाँ। एक सर मैं फिर सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो ऑन रखें, इसका आनंद ले लें। अभी ये लॉकडाउन तो लगेगा, आज भी 75 केस जयपुर के अंदर आए हैं सर हमारे भी येलो आ गया सर दिल्ली के अंदर। येलो आपका जो मेरे ख्याल से वार्निंग जारी हो चुकी है दिल्ली के अंदर। अगर ये स्टार्ट हो गया तो मान चलो ये टाइम वही आ रहा है वापस सर। हम दिसंबर के एंड में है, अभी वही जनवरी एंड फरवरी एंड कहानी वापस वही आनी है। तो जीना तो वैसे ही है। ये अमित जी, अमित जैन साहब। सर एफएनओ का लॉस है 1 करोड़ से कम टर्नओवर, ऑडिट होगा क्या? डिफरेंशियल मेरे हिसाब से कर लीजिए सर, नहीं तो दिक्कत आएगी। और वो फिर उसका लॉस जो फिर दूसरे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से एडजस्ट हो पाएगा? वो तो बिजनेस लॉस हो गया आपका। जो अगर वो कोई दूसरा बिजनेस प्रॉफिट है या करंट ईयर में, तो दूसरी इनकम से भी एडजस्ट हो जाएगा। थैंक यू। और अगर एक को स्विच किया सर ऑडिट में 44 AD से, तो 5 इयर्स उसको ऑडिट कराना है। अगर उसका कोई भी टर्नओवर नहीं है किसी ईयर में और सिर्फ वो किसी पार्टनरशिप फर्म में उसको शेयर इनकम आ रहा है या इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन आ रहा है, तो भी ऑडिट कराना पड़ेगा? सर ये पार्टनरशिप भी है तो बिजनेस है। कोई इंडिविजुअल है, किसी फर्म में पार्टनर भी है और वो स्विच किया था, वहां से क्या आ रहा है? इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन आ रहा है? रेम्युनरेशन आ रहा है बस, और शेयर प्रॉफिट आ रहा है। वो वैसे आप उसमें वो इंटरेस्ट रेम्युनरेशन में तो वो डिसीजन भी आ गया उस पे, वो 44 AD तो ले नहीं सकते आप, 8% वाला तो मिलेगा भी नहीं। 44 AD में उसका पहले बिजनेस भी था जिससे वो स्विच किया था ऑडिट से, इसमें ऑडिट में आया था। अब उसको वो दोबारा ऑडिट कराना है क्या जब बिजनेस बंद हो गया? उसका बिजनेस अब टर्नओवर कुछ नहीं है, सिर्फ उसको जो प्रॉफिट आ रही है अभी उसके इंडिविजुअल फाइल में, वो उसके पार्टनरशिप फर्म से शेयर और रेम्युनरेशन आ रही है। सर बिजनेस ही नहीं बचा तो ऑडिट का तो कोई लॉजिक नहीं है। अगर उसका और कोई अदर इनकम है तो ऑडिट नहीं आएगा उसमें। हाँ, ऑडिट केवल बिजनेस इनकम पे ही है। हाँ, थैंक यू सर। यस सर, नरेश सर। यस सर, कैसे हैं? बस सर फाइन सर। यस सर। आपके एफर्ट्स वापस चालू हो गए सर, बड़ा अच्छा लगा सर कभी खत्म नहीं होंगे, चल रहे हैं ये कभी खत्म नहीं होंगे सर। टाइम पे, उससे बड़ी बात है कि टाइम पे सही पे है, अभी सभी लोगों को जरूरत है इन एफर्ट्स की। यस सर, यस। मनोज जी सर एक क्वेरी है सर। हाँ सर बोलिए। 2017-18 में हमने 44 AD ऑप्ट कर लिया, ठीक है सर। उसके बाद लगातार 2 साल टैक्स ऑडिट कर दिया, ऑप्ट आउट कर दिया उसको, ठीक है। अभी करंट ईयर में क्या हुआ कि उसका बिजनेस इनकम तो कुछ है नहीं, हाँ, रेंटल इनकम है, बिजनेस का सिर्फ छोटे मोटे कोई एक्सपेंस का लॉस है। अब इसकी ऑडिट करें, क्या करें, क्या चीज ऑडिट करें सर? पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं ऑडिट है ही नहीं सर, बिजनेस में है ही नहीं तो ऑडिट ही नहीं है। आप तो ITR 2 कोई भरो, ITR 2 भर दें, और जो वो एक्सपेंस एक्स्ट्रा आ रहा है वो कहाँ क्लेम करें? वो रेंट में क्लेम कर लें? नहीं वो रेंट में तो नहीं ले सकते, या तो फिर ITR 3 भर के आप उस लॉस को कैरी ओवर कर लें बगैर ऑडिट के, कैरी वो अलाउड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ वो अलाउड हो जाएगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये है निधि गुप्ता जी का। सर वे टू शो अर्लियर ज्वाइनिंग बोनस इन सैलरी इनकम which has been returned after leaving company but TDS deducted on whole sum. अभिषेक जी, टर्मिनल बेनिफिट। ओके, ये चार्जेबल भी है इसका वापस डिडक्शन नहीं दिया हुआ उन्होंने कहीं पे। स्वाति जी पूछ रही है TDS paid before due date of filing return, where to mention चालान date in 3CD। 3CD में कहा जाएगा? TDS कट गया आपका, वो 21B में डिसअलाउंस नहीं होगा और वहां हो जाएगा आपका। बस इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन दे देना आप क्लॉज 34 में। अगर इंटरेस्ट फिल कर दिया है उसने, पे कर दिया तो भी, और नहीं किया तो भी। हाँ अभिषेक जी।
जी बस सर ने कवर कर दिया। ठीक है। यस सर, सौरभ जी। सौरभ जी। सर 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 नमस्ते यस सर, सर। नमस्ते सर मेरा ये पूछना था, अगर सर सुनो, एक मिनट सर, एक मिनट सर। अरे सर सौरभ जी, एक सेकंड सर। सौरभ जी हमारे जबलपुर के एक्स चेयरमैन है और बहुत एक्टिव, और इनको बहुत सारी क्वेरी भी करनी, तो तसल्ली सुनना भी आराम से आप। यस सर। नमस्कार सर जी। एक ही क्वेरी सर, मेरा ये कहना था कि सर जो 44 एडी में रहता है कि 2.5 लाख से अगर आपकी इनकम कम है तो 44 एडी एप्लीकेबल नहीं होगा जरूर। हेलो, हाँ बोलिए सर। बोलिए। हाँ सर, अगर मान लीजिए शेयर के केस में किसी को लॉस हुआ है एफएनडो से और उसके सैलरी इनकम है, तो सैलरी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, और तो ये 2.5 लाख की लिमिट 44 एडी की सिर्फ बिजनेस के लिए रहेगी, ओवरऑल रहेगी? ये टोटल इनकम है सर, तो सर फिर ओनली उसको ऑडिट बिजनेस करना ही नहीं है। पड़ेगा। हाँ ऑडिट कर दो हाँ। सर। सर 269 में सर जैसे जर्नल एंट्री के थ्रू कभी कभी ट्रांजैक्शन होते हैं, हाँ। तो उसमें इंटरेस्ट को भी आपको रिपोर्ट करना चाहिए क्या सर? 269 में जो इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं हर ईयर में। इंटरेस्ट क्रेडिट का नहीं करना आपको, वो तो नहीं एक करना। बोर्ड का और सर सर्कुलर भी है। कभी जनरल लोन एंट्री वाले एडवांसेस वगैरह। हाँ वो तो अदर देन वो मोड ऑफ पेमेंट में आ जाएंगे, वो रिपोर्ट होगी। मैंने बताया ना, दोनों चीज रिपोर्ट करनी है, मोड से हुआ वो भी रिपोर्ट करना है, जो अदर देन मोड हुआ वो भी रिपोर्ट करना है। ठीक है सर, थैंक यू। और सर अब सौरभ जी आपके क्वेश्चन बहुत सारे थे, और भी आप पूछो। अभिषेक जी अवेलेबल है सामने, कोई दिक्कत नहीं है सर शेयर वाले ट्रांजैक्शंस में तो सर प्रॉब्लम है अभी तो, क्या है सर फिर भी बोलो सर, एक आध क्वेश्चन बोलो सर, बोलो सर। आप सर थोड़ा सा रेडी है। दिनेश जी छोड़ेंगे नहीं क्लाइंट को। सौरभ जी आइए। पूछो सर, आपके क्वेरी से सबको बेनिफिट होता है। हाँ एक्चुअली सौरभ जी, आप क्वेश्चन पूछो। सौरभ जी आप सबका भला करेंगे, आप सबका भला करेंगे आप। सर थोड़ा याद ही कर रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, आप याद करिए। मैं ये बोल रहा था कि थोड़ा सा एक ओपिनियन वाली बात है, व्यू वाली बात है। मैं थोड़ा सा इस व्यू में रहता हूँ कि 1 करोड़ से टर्नओवर नीचे है तो आपका प्रॉफिट कितना भी हो, ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। और 1 करोड़ से नीचे टर्नओवर हो तो सर प्रॉफिट कराने की जरूरत नहीं है शेयर ट्रांजैक्शन के केस में। हाँ सर, वो मेरा व्यू है। मनोज सर का अलग व्यू कि ऑडिट कराने की जरूरत है। तो फिर ITR 3 में सर बैलेंस शीट फुल फाइल करके रिटर्न करके अपलोड कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर व्यू है मेरा, मनोज सर का अपना व्यू है, तो मेरा व्यू ये है कि आप अपलोड करो। ITR 3 में ऐसा किया हुआ है, मगर कोई दिक्कत नहीं आई, मगर फिर भी अच्छा आगे चल के हो जाए तो दिक्कत ना हो। सर दिक्कत कोई नहीं है, वो क्लोज ही हट गया आपका 44 AB में। मेरा व्यू ये है, जो डी क्लोज होता था, तो वो अब आप जो बोल रहे हो 2-2.5 लाख से आप 44 AB में बताना कहाँ लिखा हुआ है, वो है नहीं। और सर का है, क्योंकि 44 AD सर ने पहले भी बताया था, मनोज सर ने, कि वो बाय डिफॉल्ट 8% बोलता है। तो ये हमारा मतलब व्यू है दोनों का, तो मैं इस व्यू में हूँ कि नहीं जरूरत है। सर इसमें सेफ पॉइंट यही है कि अगर आप ऑडिट करते हैं, कल आपको कोई कहता है कि आपने 8% नहीं दिखाया, तो यू हैव ए बेसिस टू से कि भाई मैं 8% से बाहर निकलने का कोई आपने मौका दिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है सन्यासी राव का, उसमें यही इशू आया था। उस समय 44C एक सेक्शन हुआ करता था, उसमें एग्जिट रूट नहीं दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे नहीं कोई लॉ बना सकते हैं कि उसको कंपेल कर दिया कि 8% भरो। तो उसके आधार पे हम कहते हैं कि एक बार आप उससे कम करके आप ऑडिट करा लेंगे तो कल को कोई पेनल्टी के और कोई इश्यूज नहीं आएंगे। आप ये कह सकते हैं पेनल्टी प्रोसीडिंग्स में कि चूंकि मैंने जो एग्जिट रूट नहीं था लेकिन मैंने अपना काम कर दिया, वॉट एवर बेस्ट आई कुड डू, तो पेनल्टी में फायदा हो जाएगा। इंडिविजुअल में तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आजकल टैक्स रेट कम हो गई। पार्टनरशिप वगैरह में क्या है कि मान लीजिए आपने लॉस था 8 लाख पे आ गया तो सीधा 30% का टैक्स आ जाता है और 200% पेनल्टी आ जाती है, तो बड़ा इशू हो जाता है। तो कॉल आप उस हिसाब से लें कि आपको क्या मतलब उसमें कल को क्या करना है, या एसएससी को बता दें पूरी बात कि भाई एक व्यू ये है, दूसरा व्यू ये है, इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, बेटर रहता है। सर एक चीज और थी कि सर जैसे मान लीजिए किसी का हमने 44 AD अप्लाई कर दिया मान लीजिए शेयर ट्रांजैक्शन में, हाँ। अब वो उनका प्रॉफिट ज्यादा है, 12-13% है, 10-12 लाख रुपए का आ रहा है, तो 44 AD अप्लाई कर देंगे तो सर रिस्क क्या है? सर रिस्क ये है कि अभी तो कुछ फैसले आ गए हैं फेवर में कि 44 AD लगने के बाद 68 और वो सब नहीं लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली इसमें रिस्क ये रहेगा कि 68 भी लग जाएगा, सब लग जाएंगे, क्योंकि आपका एक्चुअल गेन ज्यादा है। सर विच एवर इज हायर वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, तो सिंपल सी बात है। तो आप इसमें हाँ, मगर वो तो कैलकुलेटेड रिस्क है, कैलकुलेटेड नहीं है सर, वो
वो जिस दिन आएगा 68 में एडिशन होगा तो 83% टैक्स लगेगा, इसलिए बेटर है कि आप एक्चुअल प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, इसमें ज्यादा खर्चे भी नहीं मिलते हैं। हाँ, खर्चे तो सर जो है वो तो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में सारे दिख जाते हैं। अब यार हालांकि बोरोड कैपिटल है तो फिर देख सकते हैं ब्याज हाँ, इंटरेस्ट बोरोड वगैरह का। कैपिटल, हाँ वो देख सकते हैं। इवन कोई एनालिस्ट कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं, वो कर सकते हैं। हाँ, मतलब एक रीजनेबल एक्सपेंडिचर दिखा सकते हाँ, एक क्वेश्चन सर बीच हैं। में बहुत अनुराग बहुत जी का थैंक आया यू हुआ है सर। सर, एक और क्वेश्चन याद कर लो सर जब तक। एक क्वेश्चन अनुराग जी का आया हुआ है, इन केस ऑफ प्रोफेशनल if there is capital loss brought forward, then ITR 3 is being selected by software, but then it asks for balance sheet and P&L. So how to show 44 ADA? And also in ITR लिखा होगा मेरे ख्याल से इन्होंने। ITR 4 सेलेक्ट करो ना, क्या दिक्कत है? ये तो कोई सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर वेंडर से पूछो, ITR 4 भर सकते हैं। अनुराग जी आप हो ना, अनुराग जी अनम्यूट करो प्लीज। अनुराग भाई अनम्यूट हाँ बोलो। जी, जी सर, गुड इवनिंग सर। बोलो गुड इवनिंग बोलो। हाँ जी, नहीं सर, हाँ वो मेरे को भी यही लग रहा है थोड़ा सा वो। अनुराग भाई मैंने पकड़ लिया आपको। हाँ नहीं सर, अच्छा है, बहुत अच्छा है सर, बढ़िया सर, बहुत ही फ्रूटफुल है सर। एक्चुअली ये सही समय पे, मतलब समय थोड़ा गलत है बट अभी नहीं तो नहीं न्यूज़ नहीं ऑफ द आ रही है। सर सुनो मेरी बात, देखो ये गलत चीज है, सब हर समय अच्छा होता है सर। हम सही जिंदा बात है हैं, सर। सुनो सुनो, हम जिंदा हैं, आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इससे बढ़िया समय क्या होगा और ना। नहीं डेफिनेटली सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं एक्चुअली बोल रहा था सर, ये सॉफ्टवेयर का इशू भी हो सकता है, बट सर हमारे साथ 2-3 साल से प्रॉब्लम क्या आ रहा है सर, कि जहाँ पे ये प्रोफेशनल्स वाला मैटर आता है ना, तो या तो 44 ADA सेलेक्ट नहीं करने देता है, या 44 AD सेलेक्ट करने देता है, तो फिर वो अगर कैपिटल गेन का लॉस है तो वो फिर ITR 4 नहीं भरने देता सर। एक्चुअली वो मतलब वो माइट बी सॉफ्टवेयर इशू, बट वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट करता है सर एक्चुअली बीच में। सॉफ्टवेयर का ही कोई इशू होगा, वैसे रूल 12 में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ओके, सॉफ्टवेयर का इशू होगा। ओके ओके ओके। और सर एक चीज और पूछना था सर मेरे को। एक चीज और मैं क्लैरिफाई कर दूं, 44 ADA में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि साहब एक्स मतलब कोई आदमी है, ये जैसे कमीशन एजेंट है, उसका 44 ADA हो जाएगा। सर ओनली नोटिफाइड प्रोफेशंस जो 44 AA में है वही 44 ADA अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा चाहे कोई प्रोफेशनल है जो 44 AA में नोटिफाइड नहीं है, उसको 44 ADA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसमें अजम्पशन भी मत समझना कि साहब लगता तो वही है। अब जैसे फिल्म एक्ट्रेस है, अब एक मॉडल है, एक्चुअली एक मॉडल का मैं रिटर्न फाइल करता हूं तो उसमें वो स्पेसिफाइड नहीं है, आप समझिएगा। एक्ट्रेस अलग है, तो आप जो मनोज सर बोल रहे हैं कि जो नोटिफाइड है उसको ढंग से पढ़िएगा। इंटरप्रिटेशन काम नहीं है कि मॉडल तो एक्ट्रेस ही होती है, तो मॉडल इज समथिंग डिफरेंट। वो 44 AA में 2-3 नोटिफिकेशन हुए हैं, और कुछ तो वो लिखा हुआ है लीगल, अकाउंटेंसी, कंसल्टेंसी, वो लिखे हुए हैं 4-5। उसके अलावा जो भी है वो बाहर है, 44 ADA नहीं ले सकते। तो सर जो बाहर है फिर वो 44 AD में भी तो कवर नहीं होंगे ना सर? नहीं, वो 44 AD में भी नहीं होंगे, वो बैलेंस शीट से जाएंगे नॉर्मल। अच्छा, वो बैलेंस शीट भर के ही जाएंगे सर। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेरी और था, तो जैसे आजकल क्या होता है शेयर ट्रांजैक्शन में सर, कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग लेते हैं अपने से। तो जैसे आपने अगर 5 लाख रुपए कमाए तो वो 20% मतलब लाख रुपए वो आपसे कंसल्टेंसी फीस लेते हैं, प्रॉपरली उनके उस रिपोर्ट्स में आता है। तो सर सो दैट कंसल्टेंसी फी कैन वी क्लेम एंड सेट ऑफ विद द कैपिटल गेन व्हिच वी हैव अर्न्ड इन दैट ईयर? सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फीस तो नहीं है कहीं वो? हाँ सर, वो एक्चुअली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फीस ही जैसा है सर, वो वही है एक्चुअली, वही है। हाँ, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला काम होगा। इसका अभी मेरे ख्याल से डिसअलाउ है, लेकिन आप एक वो मैं जजमेंट बता देता हूँ, पढ़ लेना। KRA होल्डिंग है जी सर, और एक दिल्ली हाईकोर्ट का रेडियल्स इंटरनेशनल है, उसमें सारी चीज आई हुई है कि PMS का क्या होगा, अलाउ होगी कि नहीं होगी। अच्छा। वो आप देख लेना। सचिन तेंदुलकर का भी शायद एक केस है। अच्छा, तो वो देख लेना। अभी राइट नाउ मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं बता दूंगा। व्हाट्सएप पे आप हाई कर देना, मैं दे दूंगा जवाब। हाँ ठीक है ना सर, डेफिनेटली सर। ओके सर, ओके ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ सौरभ जी, क्वेरी ये थी कि सर जैसे F&O में ट्रेडिंग होती है तो क्या रहता है, कभी कोई 5 लॉट एक साथ खरीद लेता है, अब वो सेल करता है 2 लॉट की, तो सर जो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो वो स्क्रिप्ट एक लॉट वाइज करेंगे कि 5 लॉट का जोड़ने के बाद उसका टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे? जो 5 परचेज किए थे 5 सेल कर दिए, क्योंकि वो सर सेल तो हो सकता है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में करे।
नहीं तो वो जब करेगा जब आप करो ना, कोरिलेट करके। तो सर ये आज उसमें- एक्चुअली क्या सर, क्या जो रिपोर्ट्स आती है सर सॉफ्टवेयर्स की, वो जो आती है वो एक जैसे 5 लॉट खरीदे तो 5 लॉट का आ जाता है परचेज, 5 लॉट का सेल आ जाता है, तो वो सर वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो एडजस्ट हो जाता है, तो वो टर्नओवर कम दिखता है। ये सर सबसे बड़ा इशू रहता है कि लॉट टू लेट करना पड़ेगा आपको टर्नओवर कैलकुलेट। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यही आता है, मतलब लॉट टू लॉट प्रॉफिट एंड लॉस। फीस लो ऐसी सर, रिपोर्ट्स निकलती है। फीस लो सर, एफ&ओ का टर्नओवर निकालने की 10,000 एक्स्ट्रा, रिटर्न भरने की, सब अलग अलग आइटमाइज फीस लो सर। जय बात, सबसे बड़ी बात तो चीज ये है, फीस लेना सीखो सर। हाँ मोहित भाई कुछ बोल रहे हैं? और नहीं तो जाने दो क्लाइंट को, कोई दिक्कत नहीं है सर। सुनो, कुछ जाएगा तो ही कुछ आएगा सर, विदाउट माइनस प्लस। कुछ बोल रहे हैं मोहित भाई? वन क्वेश्चन, मैं आस्क वन क्वेश्चन सर। एक लास्ट टाइम तक भी चल रहा है ये, अभी तक भी लोगों के बीच में कंफ्यूजन सॉल्व नहीं हुआ अबाउट द 44AE ग्रॉस व्हीकल वेट और नॉर्मल व्हीकल वेट, वो अभी भी पूरा कंफ्यूजन है सर। कई सीए 44AE लगा रहे हैं, वो कम वेट वाली जो खाली गाड़ी का वजन होता है उस पे, और हम लोग यहाँ पे ऑडिट कर रहे हैं उन ट्रांसपोर्टरों की, वैसे भी कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो पाते ढंग से। क्या करना चाहिए सर? सर ग्रॉस वेट है वो उनके जो लॉ है उसमें लिखा हुआ है, जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो लेना पड़ेगा, और वो 1000 पर टन वाले केसेस हैं और वो आपको उसी में रिपोर्ट करने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं सर। एक और चीज थी, एक रिसेंटली केस हुआ जब क्लाइंट के पास पहले 44AD काम करता था, बीच में उसने 44AD बंद करके 44AE चूज कर लिया, अब वो वापस 44AD में आना चाह रहा तो भी वो अंदर नहीं आने दे रहा, जबकि है तो प्रेजेंटिव। 44AD और AE में कैसे स्विच कर लिया? सर 44AD में पहले बिजनेस था, नॉर्मल ट्रेडिंग, फिर उसने ट्रक लिया होगा कोई 2 साल के लिए, 44AE से काम किया, अब वो वापस से 44AD पे आना चाह रहा है तो वो आने नहीं दे रहा है, जबकि दोनों प्रेजेंटिव है। सॉफ्टवेयर नहीं आने दे रहा है। तो वो एक वार्निंग देता है कि हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर रहा है, बट इस तरीके से रिटर्न भरना आपको अलाउड नहीं है। एक बार आपने 44AD छोड़ा तो मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं। छोड़ा क्यों? मैंने तो बिजनेस चेंज कर लिया। नहीं मोहित जी वो वार्निंग देगा। एक्चुअली क्या ऐसी वार्निंग आती है कि आप चेक कर लें कि कई बार आप बैलेंस शीट नहीं भरते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर मतलब ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस ही नहीं था तो हम क्या कर सकते थे। वो वार्निंग है, आप उसमें कंटिन्यू का ऑप्शन भी आएगा कि आप आगे प्रोसीड कर सकते। वो तो हो रहा है। यस थैंक यू। क्योंकि आपने बिजनेस ही बंद कर दिया तो AE से AD से बाहर जाने की तो बात ही नहीं हुई। बिल्कुल सर एक और ले लूं क्या? ले लो सर। गोविंद जी पूछ रहे हैं टोटल वैल्यू ऑफ शेयर सेल इज ₹80 lakh एंड प्रॉफिट ऑन शेयर्स इज ₹12 lakh, then can we file 44AD with 8% profit as business of share trading? सर इनका जो था ना अभी मोहित जी का, देखो सर सेक्शन 216 जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें क्लियर कट है कि आपको कौन सा वेट लेना है, ग्रॉस व्हीकल वेट ही लेना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू सर। सर ये गोविंद जी का क्वेश्चन। नहीं सर वो अभी ये डिस्कशन हुआ भी था कि आपको ज्यादा ही आप 8% से उसको कम नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। वो तो आप 44AD लेके 8% दिखाना चाह रहे हो, जबकि है उससे ज्यादा है, तो उसके इम्प्लीकेशन भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ज्यादा ही लेना पड़ेगा, लीगली तो ज्यादा ही लेना पड़ेगा। ओके सर ठीक है। यस जैन जी पूछ रहे कैन आई डिक्लेयर मोर देन 8% प्रॉफिट इन 44AD और आई शुड डिक्लेयर सेपरेटली? आई मीन इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज नॉर्मल बिजनेस इनकम। नहीं ज्यादा दिखा सकते हो उसमें 44AD में, क्या दिक्कत है? उसमें ऑप्शन भी आता है। हाँ उसमें ऑप्शन भी आता है भाई। बैलेंस शीट की भी जरूरत नहीं, ज्यादा दिखाना चाहते हो भाई, हम ज्यादा डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ अभिनव जी का। हाँ सर। अभिनव जी पूछ रहे हैं कैपिटल गेन ऑन शेयर्स इन्वेस्टमेंट मेड बाय टेकिंग लोन, वेदर इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड एट एज एक्सपेंस? कैपिटल गेन ऑन शेयर्स इन्वेस्टमेंट जो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो लोन लेके लिए किया, अब जो लोन पे जो इंटरेस्ट दिया वो एज एक्सपेंस अलाउड होगा या नहीं? थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी वंस डिटरमिन हो जाती है शुरू में ही। ये इंटरेस्ट तो मीटर लगातार चलता रहेगा। मेरे ख्याल से ऐसा है नहीं। क्यों फिर भी देख नहीं, इसमें मेरे को जहां तक ध्यान है कि आप 24B का क्लेम नहीं कर रहे, तो आप इसको ले सकते हो। ऐसा केस लोग, मेरे को ऐसा याद आ रहा है मनोज सर, शायद अब देखने वाले वो तो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड था।
24B और 48 दोनों ले रहा था, उसने मिला भी है उसमें उसको दोनों। ये थोड़ा शेयर्स का केस है। अच्छा शेयर्स का केस है क्या? सॉरी हाँ। मैं शायद गलत इंटरप्रेट। हाँ शेयर्स का इसको थोड़ा सा या तो वैसे डिफिकल्ट है, लेकिन आप देखने पड़ेंगे केस लो देखना। हाँ व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं बता सर। दूंगा। दो और ले रहा हूँ, एक लिखा हुआ सर। क्वेश्चन ले रहा हूँ और एक नरेश सर का लूंगा, इसमें 2 और लूंगा, उसके बाद फिर अपन आज का फिनिश करेंगे। टिंकू जैन पूछ रहे हैं, इफ एन इंडिविजुअल विच TDS डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194JB and its gross receipt more than 50 lakh, is it liable to audit under section 44 ADA? Assess his profession is teaching in an academy or filed under section 44 AD as a coaching center code. सर टीचिंग वाला 44 ADA में तो कवर ही नहीं है, 44 AD में जा नहीं सकता, बिजनेस नहीं है, प्रोफेशन है। बैलेंस शीट बना के आप फाइल करो ITR 3। चलिए ओके सर। नरेश सर लास्ट क्वेश्चन आपका, फिर नितिन जी को अगर पूछेंगे नितिन का ले लेंगे फिर। थैंक यू। मैं कहा सर मनोज जी को पकड़ते रहे बार बार। सर एक ये माइनिंग बिजनेस जो है ये 44 AD में कवर हो रहा है क्या? माइनिंग हो रहा है, क्या दिक्कत है? माइनिंग में दिक्कत थोड़ी है, एनी बिजनेस है। नहीं पता नहीं कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। सेक्शन तो मैं 4 बार पढ़ चुका, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं वो कहीं माइनिंग का कहीं मना नहीं है, वो आप 115 BAA की BAB की बात कर रहे हो, वहाँ पे माइनिंग जरूर शायद मेरे को याद है वहाँ पे दिया गया बोटलिंग, माइनिंग, प्रिंटिंग वगैरह। अच्छा वो कंपनी का इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। बाकी 44 AD में तो कहीं पढ़ने में आया नहीं मेरे की, उसको कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है सर, थैंक यू। हमारे बीच में किशोर बढ़िया जी भी है, न्यूली इलेक्टेड RCM, लेकिन उनका वो अनम्यूट कर नहीं रहे, इसलिए वरना उनका स्वागत कर देते हम, तो अभी वो अनम्यूट कर नहीं पा रहे हैं, शायद अवेलेबल नहीं। अच्छा है क्या किशोर जी? यस सर सॉरी मैं सुन नहीं पाया सर आपकी बात। सर मैं आपको बहुत देर से अनम्यूट करने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अनम्यूट हो नहीं पाए थे आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूली इलेक्टेड RCM किशोर बढ़िया जी रायपुर से। बहुत बहुत बधाई हो सर, कांग्रेचुलेशन। बधाई हो सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। कुछ अब सर रहने दो, तो मेरे ख्याल से अब तो अगली बार लेंगे दोबारा क्वेश्चन। इट्स 6:42। नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद तीनों ब्रांचेज का। साकेत जी मेरे ख्याल से भी और आशीष जी और अभी मोहित जी हमारे साथ है, सेक्रेटरी किशनगढ़ ब्रांच। अब मैं उनको इनवाइट करूंगा फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए। नितिन जी कुछ कहना है? नहीं बस सर, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार सभी को जोड़ने के लिए। आपने पहले भी बहुत अच्छा वर्चुअल सेमिनार्स कराए और अभी भी हम कराते रहेंगे, आपसे ही उम्मीद है सर। बढ़िया जी को एक बार सर नमस्कार। चलिए ठीक, थैंक यू सर। चलिए मोहित जी सर, बढ़िया जी कुछ कहेंगे? बढ़िया जी शॉर्ट के अंदर 1 मिनट के अंदर प्लीज। सर मैं आज तो यही कहना चाहूंगा कि आज सभी मेंबर्स को अपने बीच में पाकर बहुत खुश हो रहा हूं, और मैं सब लोगों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे रीजनल काउंसिल तक पहुंचाया। मेरे लायक कभी भी कोई कार्य रहेगा तो मुझे आदेश करेंगे। आज इतना ही, आने वाले समय में मैं आपके साथ में रहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यस मोहित जी। Yes, sir. Good evening, all of you. This is CA Mohit Jain, Secretary of Kishangarh branch of ICAI, and deems it a great honor and pleasure to propose the vote of thanks, officially vote of thanks to the one. बिल्कुल एकदम ऐसा फैमिलियर माहौल लगता है मुझे। कल अभिषेक भैया के साथ में हम लोग CP वर्चुअल सेमिनार कर रहे थे। दिनेश जी वेरी वेरी डायनामिक, वेरी मॉडेस्ट एंड वेरी फेवरेट मनोज गुप्ता सर। अभी कुछ लास्ट VCM दिनेश जी के साथ ही जब से सर के साथ जुड़ा हूँ, मैं उनको फेसबुक पे भी फॉलो कर रहा हूँ। इनके कमेंट्स, इनकी जो पोस्ट्स होती हैं और जो इनके सेमिनार्स होते हैं, दैट आर वेरी डायनामिक एंड डिटेल्डली एलोबरेटेड। वी आर वेरी थैंकफुल टू हैव यू सर। I just want to express my heartfelt gratitude to the speakers of today's session, CA Abhishek Jain sir and CA Manoj ji Gupta sir, and very grateful CA Dinesh Kumar Jain ji for being moderating this session so dynamically and at least covered all the topics in detailed and elaborated way. Last but not the least, I just want to thank all my friends from the fraternity and for their patience, learning and listening. Thank you all of you. Thank you all of you. ओपन है, सब लोग थैंक्स ले सकते हैं, वो अलाउ है वो। Thank you sir, thank you for this. Thank you very much. Thank you मनोज सर, अभिषेक जी, थैंक यू सर, सभी को थैंक यू। रोहित जी, किशोर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रवि भाई। अर्पित जी नमस्ते। भावना सर चाहो तो मैं सबको एक बार अनम्यूट कर देता हूँ सर, एक बार ये ले कर दिया मैंने अनम्यूट। थैंक यू। अब जो आपकी इच्छा हो भी तो। थैंक यू सर भाई थैंक यू।
थैंक यू एवरीवन। चलो चलो